एकदम सिंपल सी बात थी। 2 मेन है, बाकी कोई मेन नहीं है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, इन्हीं से सवाल आते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इनका जो धात्विक बॉन्ड होता है, जो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो कमजोर होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं? तुम पेपर में लिख के आओगे क्योंकि इनका आकार छोटा होता है एवं इन पर आवेश उच्च होता है। ऐसे कोई हवा तुक्केबाजी में नाम नहीं रख दिया गया वे 58 से 71 तक वालों को लैंथेनाइड बोला जाएगा, नहीं, तुक्केबाजी में नहीं चला गया। बोला गया कि भैया जो आगे के 58 से 71 तक के तत्व हैं, उनके जो गुण हैं, जो 14 के तत्व हैं, उनके जो गुण हैं वो पीछे वाले 57 के तत्व से गुण से मैच करते हैं। तो हेलो बच्चा वाडी, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी? बढ़िया होगे, अच्छे होगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होगे। सभी प्यारे बच्चों का वेलकम करते हैं आज की इस क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और अगली क्लास जो आपकी आने वाली है वो आपने देख लिया है, वो है चैप्टर डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व। मतलब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पी ब्लॉक खत्म कर लिया है, अब बारी है डी ब्लॉक से। यहां से कैसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, कैसे सब्जेक्टिव आएंगे, बहुत बेहतर तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। चलिए फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों को भी ये क्लास शेयर कर दीजिए एक बार, ताकि अच्छे तरीके से ये क्लास की जा सके। तो एक बार सारे के सारे बच्चे एक बार क्या करें, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है? चलिए शुरू किया जाए फिर, आइए जरा। और ये तो बात आप जानते हैं कि हम लोगों ने कितने अच्छे तरीके से मैराथन कर ली है, ठीक है? बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने मैराथन कंप्लीट की है। अब बारी है किसकी? अब बारी है आगे बढ़ने की, ठीक है? और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले बात कर ली जाए कि सर डी ब्लॉक के तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व हैं कहां? ये जो आवर्त सारणी सर हमारे सामने लगी हुई है, इस आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व आखिर हैं कहां, ये बात पहले कर ली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा भाई, तो हम लोगों ने कहा क्या था पिछले लेक्चरों में, क्या पढ़ा था कि सर ये जो नजर आ रहा है ना वर्ग 1 और वर्ग 2, असल में ये है एस ब्लॉक। क्या है भाई? ये है असल में एस ब्लॉक सर। बहुत बढ़िया सर। ये जो आपको डाउन में पूरे नजर आ रहे हैं ना, ये रहे, ये असल में है डी ब्लॉक। और सर ये जो 13 से लेकर आपको 18 तक नजर आ रहा है, ये है सर पी ब्लॉक। और जो आपको नीचे 2 श्रेणी नजर आ रही है ना, एक ये श्रेणी एक ये श्रेणी, और ये है सर असल में एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक डी ब्लॉक क्लियर हुआ। तो पहली बार डी ब्लॉक क्लियर हुई कि वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अच्छा, और यही बात लिखी है कि भैया डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो पहली लाइन में लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है या कहते हैं। सिंपल सी बात थी। कहते हैं नोट करके एक बात रखना कि इनका स्थान एस ब्लॉक एवं पी ब्लॉक के मध्य है। देख लो जरा, ये रहा एस ब्लॉक और ये रहा पी ब्लॉक, और दोनों के बीच में क्या है? डी ब्लॉक है। तो उन्होंने कहा कि इनका स्थान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य, इनका स्थान होने के कारण, रीजन यही है, होने के कारण इन्हें हम प्यारे बच्चों संक्रमण तत्व कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बहुत आसानी से बात समझ में आ गई कि इनका स्थान एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में है। इस रीजन की वजह से इन्हें हम संक्रमण तत्व कहते हैं। तो याद रहेगा कि सर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सिंपल सी बात। अच्छा, जिन तत्वों का डी ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा होता है, याद रखिएगा, मतलब सर बात कर रहे हैं ये D10 की, मतलब जिनका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10 आएगा, मतलब पूरा का पूरा वो भरा होगा। डी भैया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। याद कर लो, यही एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो उन्होंने कहा जिन तत्वों का डी ब्लॉक पूर्ण रूप से भरा हो, पूरा का पूरा भरा हो, उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। बात समझ में आ गई कि जिन तत्वों का डी ब्लॉक पूरा का पूरा भरा हो, उन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं, नहीं कहते हैं। अगली बात आते हैं, संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया। कहते हैं संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रथम संक्रमण श्रेणी, जिसे हम 3D श्रेणी के नाम से जानते हैं। और जो 3D श्रेणी है वो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है।
दूसरी श्रेणी जो है उसे हम द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहते हैं, जिसे हम 4D श्रेणी कहते हैं। और 4D श्रेणी जो प्यारे बच्चों है वो हमारी यट्रियम 39 से कैडमियम 48 तक है। अगली श्रेणी जो है वो तृतीय संक्रमण श्रेणी है, जिसे हम 5D श्रेणी के नाम से जानते हैं, जो लैंथेनम 57, उसके बाद 58 नहीं, केवल लैंथेनम 57, उसके बाद हाफनियम 72 से मरकरी 80 तक है। मतलब बीच के यहाँ 14 एलिमेंट नहीं है। देखो 57 के बाद 58 से लेकर के 71 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो 14 एलिमेंट्स इसके बीच में नहीं है। वो 14 एलिमेंट्स कौन से हैं? तो आपने कहा सर जी 14 किस में भरे जाते हैं? तो अभी आपने बताया 14 भरे जाते हैं एफ में, मतलब जो बीच के आपने कहा यहाँ जो आपके 58 से लेकर के 71 तक नहीं है 14 एलिमेंट्स, असल में वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। यहीं से एक बात और क्लियर हो गई सर कि भैया लैंथेनम 57 है, उसके जस्ट बाद हाफनियम 72 से Hg 80 तक है। मतलब बीच के 58 से 71 तक एलिमेंट नहीं लिए गए, तो वो कौन से हुए? तो हमने काउंट किया तो 14 एलिमेंट आए। मतलब असल में सर वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक में 2 श्रेणी आती हैं, अभी अब एफ ब्लॉक बात करेंगे तब पढ़ा जाएगा। कहते हैं जो चतुर्थ संक्रमण श्रेणी है उसे कहा जाता है 6D श्रेणी, और ये असल में है एक्टिनियम 89, उसके जस्ट बाद रूफिनियम 104 से, ठीक है, CN 112 तक। मतलब बीच के यहां फिर 90 से लेकर के 103 तक 14 एलिमेंट्स नहीं हैं। अगर नहीं है असल में फिर क्या बात हो गई? अगर नहीं है तो वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। तो हमने पढ़ लिया कि यहीं से एफ ब्लॉक के 2 श्रेणी हमें बनी। एक श्रेणी बनी 58 से 71, यहां जो नहीं है एलिमेंट, और एक श्रेणी बनी 90 से लेकर के 103 तक, वो भी 14 एलिमेंट्स की श्रेणी है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं नोट करके एक बात रखना कि वर्ग 3 के तत्व जैसे स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम एवं एक्टिनियम, जो वर्ग 3 के तत्व हैं, इन्हें हम दुर्लभ मृदा धातुएं कहते हैं प्यारे बच्चों। और वर्ग 3 को हम प्यारे बच्चों, वर्ग 3 को हम 3rd B के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? 3rd B के नाम से भी जानते हैं। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे जो पहले पेज पर लगी है, वहां वर्ग 3 के ऊपर 3rd B भी लिखा हुआ है। तो कभी कभी 3rd B लिखकर क्वेश्चन आ जाता है कि 3rd B के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा धातुएं कहा जाता है। और प्रचलित क्वेश्चन ये रहा कि मुद्रा धातुएं कौन सी हैं? ये रहा, मुद्रा धातुएं कौन सी हैं? तो आप बोलोगे वर्ग 11, इसलिए मैंने इस बार मेंशन भी कर दिया फर्स्ट बी। वर्ग 11 मतलब फर्स्ट बी के तत्व जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ऑरम हो गया, जिसे हम सोना कहते हैं 79 आदि मुद्रा धातुएं कहलाती है। बहुत बच्चे कहेंगे सर जी सोने की मुद्रा कहाँ चलती है? भैया पहले चलती थी ना, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के चलते थे, दान दिए जाते थे राजा महाराजाओं की तरफ से। तो फिर उसी हिसाब से इन्हें हम मुद्रा धातुएं कहते हैं। आज के हिसाब से हर चीज न रखो, पुराने जमाने के हिसाब से भी कुछ बातें यहां पीरियोडिक टेबल में मेंशन की गई हैं। अब अगला बात कहते हैं कि वर्ग 12 जो है, जिसे हम 2nd B के नाम से जानते हैं, के तत्व जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी एवं CN 112 असंक्रमण तत्व हैं। बोलो क्यों असंक्रमण तत्व हैं प्यारे बच्चों? क्योंकि ये वर्ग 12 के हैं। और वर्ग 12 वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक क्या है? डी ब्लॉक। वर्ग 3 से शुरू होगा तो D1, 12 पर जाएगा तो D10 हो जाएगा। और अभी पीछे पढ़ के आए हो कि अगर पूरा का पूरा डी ब्लॉक भरा है तो फिर उन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। अब संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता तो क्या कहेंगे भैया? असंक्रमण तत्व ही तो कहेंगे। यह संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे तो असंक्रमण तत्व ही तो कहेंगे सर, सिंपल सी बात है। अगली बात देखो महत्वपूर्ण तत्वों की। कहते हैं वर्ग 3 एवं वर्ग 12 के तत्वों को अप्रारूपी संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब इनका प्रारूप चेंज नहीं होता, ये जैसे हैं वैसे रहेंगे। मतलब इनकी एक अगर संयोजकता फिक्स है तो वो फिक्स रहेगी, बदलेगी नहीं। अप्रारूपी मतलब इनका प्रारूप बदलता नहीं है, बाकी सब का प्रारूप बदल जाता है। मतलब बाकी सब की संयोजकता बदलती रहती है,
पर वर्ग जो 3 का है या वर्ग जो 12 का है उसकी संयोजकता कभी भी चेंज नहीं होती, जो फिक्स कर दी गई है वही फिक्स है। ठीक, कहते हैं हीमोग्लोबिन, यहां से एक एक क्वेश्चन मान लो रख लो पेपर में, यहां से एक एक क्वेश्चन रख लो, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन हैं और अच्छे से रख लो पेपर में एक एक क्वेश्चन। कहते क्या है कि जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन रक्त है ना, रक्त में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन। तो पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आप कहोगे आयरन पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अगला, कोबाल्ट कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्यारे बच्चों विटामिन B12 में पाया, जिसे हम विटामिन B12 के नाम से जानते हैं। कहते हैं आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, आदि तत्व एंजाइम में भी पाए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि एंजाइम में आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ये सब सारी धातुएं, जिंक हो गई, ये सब भी पाए जाते हैं। जिंक को जस्ता भी कहते हैं, ये भी याद रखना, कभी कभी इसके भी हिसाब से क्वेश्चन पूछता है और कंफ्यूज आ जाते हो आप कि जस्ता कहाँ है, तुम कंफ्यूज हो गए जस्ता कहाँ पूछ ले। और समझो, कापर को तांबा भी बोलते हैं, तो तांबे में कंफ्यूज मत हो जाना कि सर जी तांबा बोल दिया गया तो ये कौन सा है। हाँ, तो कंफ्यूजन के लिए मैंने 2 वर्ड इसलिए मेंशन कर दिए, जस्ता मतलब जिंक की बात कर रहे हैं, तांबा मतलब कॉपर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आओ जरा बढ़ते हैं। ये पॉइंट याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से एक ऑब्जेक्टिव पक्का रखा रहता है, चाहे वो कंपटीशन के क्वेश्चन हो चाहे वो इंटर के क्वेश्चन हो, वहां पर भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। आगे आओ जरा बढ़ते हैं। अगली बात है, पहली बात है 3D श्रेणी की। किसकी बात है? 3D श्रेणी की बात है। ठीक है, किसकी बात है? 3D श्रेणी की बात है। चलिए फिर 3D श्रेणी देखते हैं। पहली श्रेणी इसकी है। अब 3D श्रेणी का कोड क्या है सर, ये बता दीजिए पहले। तो कोड पता होगा तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आसानी से क्या तय कर लेंगे कि भाई इस श्रेणी में कौन कौन से तत्व शामिल है। जरा इसका कोड देखिए प्यारे बच्चों, इसका कोड है साइंस टीचर विनीता, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, मन फे को नी, मन फेकोनी क्यों जिंदा हो, क्यों जिंदा, क्यों जिंदा हो, क्यों जिंदा हो। ठीक, जरा तत्वों के नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों। साइंस से है SC, टीचर से है TI, विनीता से है V, कृपलानी से है CR, मन से है MN, फे से है FE, को से है CO, NI से नी से है NI, क्यों से है CU और जिंदा से है ZN। मतलब साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जिंदा हो, ये इसका क्या हो जाएगा भैया? कोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा। अब आपको पता है अच्छे तरीके से सर कि ये भैया ये जो है सर ये चालू होती है 21 से, तो 21, 22, 23 अब तो डॉट करके यहाँ तक कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी। मतलब इसकी हो जाएगा 23, क्रोमियम का 24 हो जाएगा, मैंगनीज का 25 हो जाएगा, आयरन का 26 हो जाएगा, कोबाल्ट का 27 हो जाएगा, निकिल का 28 हो जाएगा, ठीक, कॉपर का 29 हो जाएगा और जिंक का कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अच्छा, अगली कौन सी है सर? 4D श्रेणी है। 4D श्रेणी का जरा कोड बता दीजिए। तो प्यारे बच्चों 4D श्रेणी का कोड है यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा, आग में कूद जा। ठीक, अब जरा इनके तत्वों के नाम देख लीजिए। यारी से है वाई यट्रियम, जरा से है ZR, निभा से है NB, मौत से है MO, तक से है TC, रुकावट से है RU, राह से है RH,
पड़े से है पीडी पैलेडियम, ठीक, आग से है एजी और कुदसा से है सीडी, ठीक। आपको ये पता है सर ये कहाँ से चालू होती है, तो आप कहोगे सर कि ये चालू होती है 39 से। कहाँ चालू होती है? 39 से। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, ठीक, 47 और 48। 39 से लेकर के 48 तक इसमें तत्व पाए जाते हैं। एकदम सिंपल सी बात थी। दो है, दो मेन है, बाकी कोई मेन नहीं है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, इन्हीं से सवाल आते हैं और इन्हीं को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे प्यारे बच्चों। आइए जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली जाए। किसकी बात कर ली जाए? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर ली जाए। तो कहते हैं इनकी बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 to 10 ns1 to 2 में होता है। मतलब सर कि इनका जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है n-1 to 10 ns1 to 2 होता है। अब बात आती है सर यहां पर कि ns1 कब भरता है। तो प्यारे बच्चों ns1 जो भरता है वो जब अपवाद होता है तब भरता है। कोई तत्व अगर अपवाद है तो ns1 भरेगा, अपवाद नहीं है तो ns2 भरेगा। अपवाद है तो ns1 भरेगा, अपवाद नहीं है तो ns2 भरेगा। सर ये बात तो बड़ा बेहतर हमको समझ में आ गई। तो मतलब सर इसमें अपवाद क्या है? तो भैया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कोई अपवाद नहीं है। अपवाद में है क्रोमियम और कॉपर। मतलब 3D श्रेणी में दो अपवाद हैं, क्रोमियम है और कॉपर है। क्या है? क्रोमियम है और कॉपर, दो अपवाद हैं। कहां? 3D श्रेणी में। अच्छा सर एकदम बात क्लियर है कि 3D श्रेणी में दो अपवाद हैं, क्रोमियम और कॉपर। मतलब सर अगर वो अपवाद हैं तो उनके एस में 1 भरा जाएगा। जरा इसका बता दीजिए सर 3D श्रेणी के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो इसका आप याद कर लीजिएगा, अभी दिमाग में छाप लीजिए कि सर इनका होता है आर्गन 3D 1 to 10 कामा 4s 1 to 2। अब आपको पता है प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से कि भैया 1 कब भरेगा और 2 कब भरेगा। आओ जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हमने कहा आर्गन 3D 4s, हमने कहा अपवाद तो है नहीं तो 4s में 2 भर दो। आर्गन 3D 4s, अपवाद तो है नहीं तो s में 2 भर दो, ठीक। आर्गन 3D 4s, सर अपवाद नहीं है तो 2 भर दो। अब जरा गिनती कर लो, आर्गन का 18 होता है, 18 2 20 और लाना है 21, तो 18 2 20 1 21, 18 2 20 2 22, 18 2 20 3 23। बहुत आसान है इसका। जरा इसका हो, ये अपवाद में है, इसको अलग पेन से कर लिया जाए। हमने कहा भैया अगर ये अपवाद है तो आपने कहा सर जी अपवाद में एस में 1 भरता है, भर दिया। अगर सर कॉपर अपवाद है तो हमारा कोड तो हमको याद है आर्गन 3D 4s। हमने कहा अगर ये अपवाद है तो s में कितना भरेगा प्यारे बच्चों? 1 भरेगा। अब जोड़ लो, 18 1 19 और 19 19 5 24 हो जाएगा। 18 1 19 और 19 और 10 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। बहुत आसान था। अब बाकी के देख लो फटाफट। हमने कहा आर्गन 3D 4s, अपवाद नहीं है तो 4s2 हो जाएगा। आर्गन 3D 4s, अपवाद नहीं है तो 4s2 हो जाएगा। आर्गन 3D 4s, अपवाद नहीं है तो 4s2 हो जाएगा। आर्गन 3D 4s, अपवाद नहीं है तो 4s2 हो जाएगा। आर्गन 3D 4s, मतलब सर अपवाद नहीं है तो s2 हो जाएगा। फटाफट भर लो, 18 2 20 20 5 25, 18 2 20 6 26, 18 2 20 7 27, 18 2 20 8 28। इसका 18 2 20 और 20 10 30। बहुत आसान थे इसके, बहुत आसान थे। अब भैया कोई दिक्कत हो तो इसमें बताओ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान थे, एकदम आसान तरीके से समझ में आ गए। एक बार ये कमेंट कर दो फटाफट कि सर हाँ एकदम आसान तरीके से ये सारे समझ में आ गए हैं, हमें सारे के सारे समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो अच्छा, अगर भैया 3D समझ में आ गई तो 4D देख लो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर
ये जो आपने कोड यहां बनाया था ना, ये कैसे बनाया था असल में? देखो 3D श्रेणी पढ़नी है ना, अब 3D पढ़नी है तो मतलब D के बाजू वाले में कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। मतलब सर n माइनस का 1 बराबर 3, मतलब n बराबर 3 प्लस का 1, मतलब कितना आएगा? n का मान 4 रखोगे ना, अब n का मान 4 रख दो, तो यहाँ n का मान 4 और यहाँ रखोगे 4 में 1 गया 3, बन जाएगा। अब जैसे देखो यहां पर आओ, जैसे यहां पर आओ, सर ये कौन सी श्रेणी है? 4D श्रेणी है। अब 4D श्रेणी के लिए n माइनस 1D होता है ना, तो n माइनस 1D बराबर 4, मतलब सर जी n बराबर 5 आ जाएगा, तो n का मान 5 रख दो। अब n का मान 5 रखोगे तो ये बनेगी 4D 1 to 10 कामा 5S 1 to 2, 5S 1 to 2 बनेगी। बहुत बढ़िया। अगर ये बनेगा कोड तो तुम ये बताओ जरा, इसमें अपवाद कौन कौन है? पहले ये तय कर लो, पहले ये तय कर लिया जाए कि अपवाद कौन कौन है। ठीक, तो अपवाद में है 41 नियोबियम, 42 मॉलिब्डेनम, 44 रोडियम, 45 रोडियम दोनों का हो गया। ठीक है, आरयू का सही कर लो, या आरयू का ये गलत लिख दिए हैं। ठीक, आरयू का हम सही कर लेते हैं। किसका भैया सही कर लेते हैं? आ जाओ, आरयू का सही कर लेते हैं। किसका? आरयू का। आरयू का होता है रूथीसियम। आरयू का क्या होता है प्यारे बच्चों? रूथीसियम होता है या रूठेसियम होता है, रूठेसियम कुछ भी बोल दो, RUTHESIUM है स्पेलिंग। अच्छा जरूर बताओ आगे कौन कौन से अपवाद हैं सर? 45 भी अपवाद है, 44 45 भी अपवाद है, और 46 भी क्या है? अपवाद। 44 45 46, और एक और अपवाद है वो है 47। मतलब सर इसमें इतने सारे अपवाद हैं प्यारे बच्चों। अब अपवाद है तो थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा। 2 श्रेणी पढ़नी है, 3D श्रेणी 4D श्रेणी। 3D श्रेणी में कौन कौन से अपवाद हैं सर? 3D श्रेणी में अपवाद है 24 और 29। 5D श्रेणी में कौन कौन से अपवाद हैं? 41 है, 42 है, 44 है, 45 है, 46 है, 47 है। ठीक, आ जाओ जरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। हमने कहा सर आर्गन 4D 5S, अपवाद तो है नहीं तो 5S2 भर दो। आर्गन 4D 5S, अपवाद तो है नहीं तो 5S2 भर दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। सर ये अपवाद है, अगर अपवाद है तो आर्गन 4D और 5S1 भर दो क्योंकि अपवाद है। सर 42 भी अपवाद है तो आर्गन 4D 5S1 भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा 44 भी अपवाद है, आपने कहा सर जी आर्गन 4D 5S1 भर दो। ये भी अपवाद है तो आर्गन 4D 5S1 भर दो। अब जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करके भर लो। अच्छा आर्गन नहीं होगा इसका अच्छा मैं तो चूक ही गया, सारी जगह चूक गया भैया। ठीक, तो सही कर लेते हैं, आ जाओ जरा। आर्गन नहीं होगा इसका। ठीक, यहां पर भी इसको सही, इसका तो कोड पूरा लिखा ही नहीं ना हम लोगों ने। इसका कोड हो गया आर्गन के बाद होता है क्रिप्टान। क्रिप्टान 4D 5S1 to 2 4D 1 to 10। ठीक है, अच्छा एक बात तो क्लियर हो गई। अब ये लेते कैसे हैं ये समझ लो भैया। 4D चालू होती है 39 से, 39 के पहले कोई अक्री गैस आती है? आपने कहा यस सर 39 से पहले अक्री गैस आती है क्रिप्टान, इसलिए हम क्रिप्टान लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? क्रिप्टान लेते हैं। अब जरा आराम से भर लो, तो ये हो जाएगा क्रिप्टान 4D 5S, क्रिप्टान 4D 5S। अब अपवाद है नहीं तो 5S2 हो जाएगा। ठीक, 43 अपवाद नहीं है तो आर्गन आर्गन नहीं क्रिप्टान भैया, क्रिप्टान 4D 5S। अपवाद नहीं है तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब भर लो जरा काउंट करके। 36 होता है क्रिप्टान का, 36 2 38, 38 1 39, 36 2 38, 38 2 40, सॉरी ये देखो ये देखो ये देखो भैया, मिसप्रिंट देखो। 40 कितना भैया? 40 कितना भैया? 40। ठीक है, इसका जरा कर लेते हैं भैया। ये अपवाद है, अपवाद है तो क्या बोलोगे? बोलोगे क्रिप्टान 4D 5S1। काउंट कर लें, 36 1 37 और 37 4 41। ये भी अपवाद है तो क्रिप्टान 4D
5s1, 36 1 37 और 37 5 हो जाएगा 42। सर ये भी अपवाद है, तो हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d 5s1, 36 1 37 और 37 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। सर इसका भी हो जाएगा क्रिप्टॉन 4d 5s 36 1 37 और 37 8 हो जाएगा सर 45। तो सर ये जो छूट गया इसका क्या हो जाएगा 36 2 38 और 38 5 हो जाएगा 43 हो जाएगा। ऐसे ही आगे कर लो फटाफट। 48 का क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी मुझे तो पता नहीं, हम अपना कोड लगाएंगे क्रिप्टॉन 4d 5s, अपवाद है नहीं तो 2 भर लेंगे। अब काउंट कर लो 36 2 38, लाना है 48, तो 10 सीधे सीधे भर दो, काम हो गया। 10 सीधे सीधे भर दो, काम हो गया। अगर ये अपवाद है तो आप बोलोगे सर जी क्रिप्टॉन कैसे निकालते हैं भैया, 46 से पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है, क्रिप्टॉन आती है। क्रिप्टॉन के बाद आएगा 4d 5s। अब ये अपवाद है तो 1 भरेगा, 36 1 37 और 37 कितना जोड़ दें 46 हो जाए, तो आप बोलोगे सर जी 37 9 46 हो जाएगा। क्रिप्टॉन 4d अपवाद है तो 5s1, 36 1 37 और 37 10 कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो हमें लगता है कि आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल क्लियर होंगे। किसी को कोई डाउट है तो एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आराम से हो गया, कोई दिक्कत तो इसमें तो है नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। आइए जरा आगे बढ़ जाते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में। इनके गुण बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। यहां से कई सारे छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कहते हैं धात्विक गुण। पहली बात, धात्विक गुण मतलब सारी की सारी धातु हैं। लिखा है डी ब्लॉक के सारे तत्व क्या है, धातु है, मेटल है। दूसरा पॉइंट, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, Hg हो गया, मरकरी में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, मतलब कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिस कारण इनका धात्विक बंध सबसे कमजोर होता है। मतलब अब धातुएं हैं तो धात्विक बंध बनाएंगी, क्योंकि जिंक, कैडमियम और मरकरी में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए इनका जो धात्विक बॉन्ड होता है, जो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो कमजोर होता है। अगला पॉइंट कहते हैं Mn जो है, Mn में सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीज जो है एक लौता ऐसा तत्व है पूरे डी ब्लॉक में कि सबसे ज्यादा उसमें क्या होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगली बात आओ, गलनांक की बात करते हैं। भैया धातुएं हैं तो ठोस होंगी तो गलाई भी जाएंगी। एक बात मुझे पता है, क्या पता है सर, मरकरी के बारे में एक बात पता है कि ये सर द्रव अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव अवस्था। बाकी सारी की सारी किस अवस्था में है, तो आप बोलोगे सर बाकी सारी की सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। गलनांक में कहते हैं Cr, W व MO के गलनांक सबसे उच्च होते हैं। मतलब 3D श्रेणी की बात करें तो क्रोमियम, वैनेडियम, क्रोमियम, किसी भी श्रेणी की बात करें, क्योंकि यहां पर श्रेणी की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं क्रोमियम, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम। W का मतलब होता है टंगस्टन, जिसका तंतु बना होता है आपके बल्ब का। तो क्रोमियम, टंगस्टन और मॉलिब्डेनम के जो गलनांक होते हैं सबसे ज्यादा होते हैं। अगली बात कहते हैं मैग्नीज और टेक्नीशियम की संरचना के कारण इनके गलनांक क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अगली बात है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने से गलनांक में वृद्धि होती जाती है। मतलब जिसके पास जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसका गलनांक भी उतना ही ज्यादा होता है। कहते हैं गलनांक जो है, इसको जरा हम सही कर देते हैं, ठीक, टाइपिंग एरर है। गलनांक जो है प्यारे बच्चों वो समानुपाती होता है। गलनांक जो है प्यारे बच्चों वो समानुपाती होता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के। किसके होता है भैया, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज्यादा, भैया प्लस क्यों लिखा, क्योंकि धातुएं हैं, धातुएं हैं तो प्लस ही बनाएंगी, माइनस तो बनाएंगे नहीं। हाँ बात बिल्कुल सही है सर, धातुएं हैं तो प्लस बनाएंगी, माइनस तो बनाएंगे नहीं। तो जितनी ज्यादा प्लस बढ़ेगी, मतलब जितनी ज्यादा उनकी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना ज्यादा प्लस बढ़ेगा। एक अयुग्मित होगा तो एक प्लस होगी, 4 अयुग्मित होंगे तो 4 प्लस की होगी। तो जितनी ज्यादा प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था होगी उतने ही ज्यादा उनका गलनांक होगा।
अब आते हैं बात परमाणु त्रिज्या की करते हैं। ठीक, कहते हैं कि डी ब्लॉक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। किसी भी बाएं से दाएं जाओगे पूरी आवर्त सारणी में परमाणु त्रिज्या घटेगी ही। पर क्या हुआ, डी जो है वो दुर्बल परिरक्षण दिखाता है। कैसा दिखाता है? दुर्बल परिरक्षण। मतलब परिरक्षण का मतलब होता है सुरक्षा, सुरक्षा कम कर पाता है। डी जो है, डी आने के कारण, क्योंकि डी कहां भरता है? अंदर। एस कहां भरता है? बाहर। पहले इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाते हैं, बाद में इलेक्ट्रॉन डी में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा ना जस्ट, आपने देखा कि मैं पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरता था या 1 इलेक्ट्रॉन भरता था, उसके बाद में मैं डी में भरता था। मतलब पहले बाहर वाले इलेक्ट्रॉन और फिर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। तो डी जो है वो अंदर भरा जाता है, तो इसलिए वो परिरक्षण प्रभाव को, सुरक्षा घेरा को कमजोर कर देता है। अब कमजोर कर देता है, उसकी वजह से क्या होगा? जिस कारण त्रिज्या में कमी व वृद्धि दोनों नजर आती है। जैसे देखो जरा नीचे एकदम पूरा का पूरा बना है कि जब हम स्कैंडियम से टाइटेनियम गए तो घटी, वेनेडियम गए तो घटी, क्रोमियम गए तो घटी, मैग्नीज गए तो घटी और आयरन गए तो घटी। घट रही थी, कोई दिक्कत नहीं। पर आयरन के जस्ट आगे गए तो जितनी घटनी चाहिए उतनी घटी नहीं, कम घटी। तो हमने कहा लगभग बराबर है कोबाल्ट के। कोबाल्ट की त्रिज्या निकिल की त्रिज्या लगभग बराबर है, और जैसे ही निकिल के ऊपर जाते हो तो कॉपर की त्रिज्या बढ़ जाती है और जिंक की त्रिज्या और बढ़ जाती है, क्योंकि डी में यहां ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और डी क्या है? दुर्बल परिरक्षण दिखाता है। जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज्यादा परिरक्षण प्रभाव दुर्बल होता जाएगा, कमजोर होता जाएगा। अब कमजोर होता जाएगा तो खिंचाव कम होता जाएगा। खिंचाव कम होता जाएगा मतलब प्रतिकर्षण ज्यादा होता जाएगा, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे तो बाहर भी तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित कर देंगे, इसलिए त्रिज्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी माइनस होता है। 3D में अंदर इलेक्ट्रॉन है, 4s बाहरी कक्षा है, तीसरी कक्षा अंदर होती है, चौथी कक्षा बाहर होती है। मान लो ये नाभिक है, नाभिक के पास की पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, अब हम डी में इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डी में भी हैं, इलेक्ट्रॉन एस में भी हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन, हम भी इलेक्ट्रॉन। और जब अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? भैया इलेक्ट्रॉन पर भी माइनस, सामने वाले पर भी माइनस। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं। और दोनों माइनस हैं, प्रतिकर्षण होगा तो थोड़ा सा उसको बाजू हटाएगा, धीरे धीरे करके बाजू हटाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगली बात कहते हैं 3D श्रेणी से 4D श्रेणी के मध्य त्रिज्या का ज्यादा अंतर नहीं होता। 3D श्रेणी के जो तत्व होते हैं और जो 4D श्रेणी के तत्व होते हैं, इनके बीच में त्रिज्या का ज्यादा अंतर नहीं होता। क्यों नहीं होता? परंतु कहते हैं 4D श्रेणी हो गई और 5D श्रेणी के मध्य त्रिज्या का अंतर बहुत कम होता है। मतलब 3D श्रेणी और 4D श्रेणी के बीच में तो त्रिज्या का अंतर ज्यादा होता है, परंतु 4D से 5D श्रेणी में त्रिज्या का अंतर बहुत कम होता है। रीजन क्या है कि 5D श्रेणी में 4f14 भरते हैं। याद करो 5D श्रेणी, 5D श्रेणी में आता था, 5D श्रेणी में आता था लैंथेनम 57, उसके बाद सीधे आते थे 72 हाफनियम। याद आया? बीच के 14 तत्व तो गैप थे। अब 14 तत्व तो किसके थे? एफ के थे। मतलब सिर्फ 5D श्रेणी में एफ के 14 तत्व तो भी शामिल हैं, और एफ और अंदर भरा जाएगा। भैया जैसे डी भरा जाता है n-1, वैसे एफ भरा जाता है n-2। मतलब वो 2 अंदर है। बाहर कक्षा है एस की, देखो बाहरी कक्षा है एस की, बाहर कक्षा से एक अंदर कक्षा में डी भरा जाता है और उसके एक अंदर कक्षा में एफ भरा जाता है। मतलब एफ तो और अंदर आ गया, और अंदर आ गया तो और दुर्बल करेगा। तो उन्होंने कहा 4f14 भरता है और इसका परिरक्षण प्रभाव सबसे कम होता है। मतलब SPDF में सबसे कम F का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लैंथेनाइट संकुचन के कारण ऐसा होता है। लैंथेनाइट संकुचन के कारण ऐसा होता है। लैंथेनाइट संकुचन क्यों बोला? क्योंकि जो 4f श्रेणी होती है उन्हें कहते हैं लैंथेनाइट श्रेणी। और संकुचन का मतलब हो गया सिमट गया, त्रिज्या बढ़ने की जगह पर त्रिज्या सिमट गई। तो देखो बोल रहे हैं ना कि भैया 5D श्रेणी के मध्य त्रिज्या का अंतर बहुत कम हो गया, पहले ज्यादा था। भाई तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा के बीच में गैप तो होगा ना।
पर कह रहे हैं चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। मतलब तीसरी कक्षा और चौथी कक्षा के बीच में इतना गैप है। फिर चौथी कक्षा, ये रही चौथी कक्षा और पांचवी कक्षा के बीच में ज्यादा गैप नहीं है। क्यों नहीं गैप नहीं? क्योंकि एफ आ गया, और एफ आके क्या कर दिया? दुर्बल कर दिया। दुर्बल कर दिया मतलब क्या हो गया सर? कि जितनी त्रिज्या बढ़नी चाहिए थी उसकी जगह पर घट गई, खिंच गई। समझ गई बात? अगली बात है आयनी त्रिज्या की। कहते हैं आयनी त्रिज्या की गणना या तुलना हम उस आयन की ऑक्सीकरण अवस्था से के आधार पर करते हैं। याद रखना कि जो आयनी त्रिज्या होती है हम उस आयन की ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर करते हैं। कहते हैं जो आयनी त्रिज्या होती है प्यारे बच्चों, वो आपकी प्लस ऑक्सीकरण अवस्था के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जितनी ज्यादा प्लस की ऑक्सीकरण अवस्था होगी उसकी त्रिज्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, सामने तुम्हारे एग्जाम्पल दिया हुआ है बेहतर वाला, Fe3+ और Fe2+। अब भैया देखो Fe के ऊपर 3+ है, Fe के ऊपर 2+ है। तुमने कहा प्लस ज्यादा होगा तो त्रिज्या छोटी होगी। तुमने कहा सर जी इसका प्लस ज्यादा है तो इसकी त्रिज्या छोटी होगी, इसका प्लस कम है तो इसकी त्रिज्या बड़ी होगी। मतलब जितना प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी उसकी त्रिज्या उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। अगली बात कहते हैं त्रिधन आयनों। त्रिधन आयन का मतलब जितने भी त्रिधन, जैसे देखो Fe के ऊपर 3+ लगा है, तो जितने भी आयन त्रिधन आयन है, त्रिधन आयनों की त्रिज्या स्कैंडियम से निकिल तक घटती है। स्कैंडियम से निकिल तक क्या होती? घटती है। घनत्व की बात करें, अब घनत्व बराबर क्या होता है? देखो पहले नीचे लिखा क्या है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है प्यारे बच्चों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब तुम सोचो, बाएं से दाएं जाओगे तो भार बढ़ेगा, क्योंकि स्कैंडियम का 21 है, टाइटेनियम का 22 है, तो उसका भार ज्यादा है। तो बाएं से दाएं जाने पर भार तो बढ़ेगा बढ़ेगा। तो उन्होंने कहा बाएं से दाएं जाओगे द्रव्यमान तो बढ़ेगा बढ़ेगा। कहते हैं डी ब्लॉक के तत्वों में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ 21 से 22 से 23, 24, 25, 26, समझ रहे हो, 39 से 40, 41, 42, 43, 44 बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ उनका द्रव्यमान बढ़ता है। बिल्कुल सही बात। परंतु त्रिज्या में कमी आती है। अभी जस्ट पढ़ा कि बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या छोटी होती है। अब त्रिज्या छोटी होगी तो हमने माना परमाणु का आकार गोलाकार का है। कैसा है? गोलाकार। और गोला का आयतन क्या होता है सर? हमने कहा सर जी गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। अब सोचो r जितना छोटा होगा, बाएं से दाएं जाने पर द्रव्यमान बढ़ा, ठीक, पर त्रिज्या छोटी हो गई। त्रिज्या छोटी होगी तो आयतन छोटा हो जाएगा। तो वही उन्होंने बात कहा कि भैया आयतन और छोटा हो जाएगा। अब सोचो घनत्व जो है वो द्रव्यमान के समानुपाती, द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, परंतु आयतन के व्युत्क्रमानुपाती, तो आयतन घटेगा तब भी घनत्व बढ़ेगा। मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ रहा, बहुत ज्यादा बढ़ रहा। द्रव्यमान बढ़ने की वजह से तो घनत्व बढ़ ही रहा है, परंतु त्रिज्या छोटी हो जा रही है तो आयतन और छोटा हो जा रहा, और आयतन छोटे होने की वजह से भैया घनत्व और दुगुना तिगुना बढ़ गया, क्योंकि आयतन जितना कम होगा घनत्व उतना ज्यादा होगा। उन्होंने कहा अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों ही कारणों की वजह से घनत्व बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं 76 जो ऑस्मियम है का घनत्व सबसे अधिक होता है। 76 ऑस्मियम का घनत्व सबसे ज्यादा है, ठीक। कहते हैं स्कैंडियम जो है 21 स्कैंडियम जो है उसका घनत्व सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम। आयनन ऊर्जा की बात करते हैं। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है, यह बात समझ लो, आयनन ऊर्जा का मतलब होता क्या है? आयनन ऊर्जा का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन देने पर प्राप्त की गई ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन देने पर जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक। जैसे हमने कहा भैया जैसे सारी की सारी धातुएं हैं और धातुएं हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं। अब इलेक्ट्रॉन देंगी तो बदले में कुछ लेंगी ना। आप कहोगे बिल्कुल सर, तो अगर इलेक्ट्रॉन देंगी तो ऊर्जा लेंगी। ये जो ऊर्जा ले रही है ना वही ऊर्जा है आयनन ऊर्जा। उन्होंने कहा साफ साफ क्या कहा, और हम पढ़ के भी आए हैं कक्षा 11 में तत्वों के वर्गीकरण गुणधर्मों में आवर्तिता, तीसरा चैप्टर है। कहते हैं श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनन एंथैल्पी या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। यह हमको बिल्कुल पता है, बढ़ता ही है। 3D श्रेणी की बात करें तो वैनेडियम
कोबाल्ट और निकिल की आयनन ऊर्जा घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। ये आपको याद रखना है, न याद हो तो विकोनी याद रखना, विकोनी, विकोनी। इनकी घटेगी, बाकी सबकी बढ़ेगी। देखो स्कैंडियम से टाइटेनियम गए बढ़ी, पर वैनेडियम की घट गई। देखो वैनेडियम की घट गई, फिर बढ़ी 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 बढ़ी, कोबाल्ट की घट गई, फिर निकिल की घट गई। मतलब विकोनी, वैनेडियम, कोबाल्ट और निकिल की घट जाएगी, बाकी सबकी बढ़ती है। जैसे बढ़ती है सामान्य रूप से वैसे बढ़ेगी, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। जल योजन ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा का मतलब जब कोई आयन जितने जल जोड़ेगा, जल जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होगी वो होती है जल योजन ऊर्जा। क्या होती है? जल योजन ऊर्जा। कहते हैं श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु मैंगनीज हो गया और जिंक के लिए इसका मान घट जाता है। मतलब मैंगनीज के लिए इसका मान घट जाएगा और सर जिंक के लिए इसका मान घट जाएगा। मतलब बाएं से दाएं जाने पर जल योजन ऊर्जा का मान बढ़ता है, परंतु मैंगनीज और जिंक के लिए घटता है। सिंपल सी बात। अगली बात है मानक इलेक्ट्रोड विभव, जो पढ़ के आए हो आप लोग वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में। कहते हैं किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर E0 मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान घटता है, एकदम फिक्स है, परंतु कॉपर के लिए इसका मान धनात्मक होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी देखोगे तो उसमें देखोगे कॉपर जो है वो पॉजिटिव का दिखाएगा। किसका दिखाएगा? पॉजिटिव का। अगली बात आ जाओ, अब है ऑक्सीकरण अवस्था। और ऑक्सीकरण अवस्था के लिए ये बात प्यारे बच्चों प्रचलित है, ये बात प्रचलित है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों करते हैं? देखो कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी बोल सकते हो, प्रदर्शित करते हैं क्योंकि उनमें डी उपकोष अपूर्ण रहता है। पेपर में यही इतना ही लिखोगे। पेपर में क्वेश्चन आ गया 2 नंबर का कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? तुमको लिखना है डी ब्लॉक के तत्वों में डी ब्लॉक अपूर्ण रहता है, मतलब डी उपकोष जो है वो अपूर्ण रहता है, जिस कारण से वो परिवर्ती संयोजकता या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये पूरी टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, पूरी की पूरी टेबल, जिसमें से स्कैंडियम पूरे 3+ बनाता है, टाइटेनियम +2 और +3 में रह सकता है, वेनेडियम मिनिमम +2 और मैक्सिमम +5 में रह सकता है, क्रोमियम मिनिमम +2 और मैक्सिमम +6 में रह सकता है। मिनिमम मैक्सिमम मैंने निकालना सिखाया तो कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मैंगनीज मिनिमम +2 और मैक्सिमम +7 में रह सकता है। Fe मिनिमम +2 और मैक्सिमम +6 में रह सकती है, मगर +5 का नहीं बनाती वो। कोबाल्ट मिनिमम +2 और मैक्सिमम +4 में रह सकता है। निकिल मिनिमम +2 मैक्सिमम +4 में रह सकता है। कॉपर +1 और +2 में रह सकता है। और जिंक केवल और केवल +2 बनाता है। इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जो स्कैंडियम है या जिंक है, ये इन्हें बोला जाता है अप्रारूपी संक्रमण तत्व। क्या बोलते हैं? अप्रारूपी संक्रमण तत्व। क्यों? क्योंकि भैया इनकी संयोजकता तो बदलती ही नहीं ना। स्कैंडियम की देखो +3 फिक्स है और जिंक की देखो +2 फिक्स है, ये फिक्स है, बदल ही नहीं रही। मतलब वर्ग 3 के जो है उनकी फिक्स है +3, जो वर्ग 12 के हैं उनकी फिक्स है +2। तो जब उनकी फिक्स है, बदल ही नहीं रही, तो फिर उन्हें संक्रमण तत्व क्यों बोला जाएगा? संक्रमण तत्व तो वो होते हैं ना जिनका डी उपकोष अपूर्ण रहे, वो परिवर्ती संयोजकता दिखाएं। ये तो परिवर्ती संयोजकता दिखाते ही नहीं, ये तो फिक्स हैं। ये भी +3 में फिक्स हैं और ये +2 में फिक्स हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है बात? याद रखने वाले पॉइंट से अगली बात है चुंबकीय गुण की। अब चुंबकीय गुण कैसे आता है, क्यों आता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। देखो कहते संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? पेपर में पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, क्यों? तो क्या लिखोगे कि भैया संक्रमण तत्वों में चुंबकीय गुण पाया जाता है यदि किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं।
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वह अनुचुंबकीय कहलाती है। यदि किसी परमाणु या आयन में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं तो वह प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाता है। मतलब सर जरा ऊपर समझा दीजिए इसी बात को प्यारे बच्चों, जरा समझना, मैं आपको बना के बता रहा हूं, ठीक है, बना के बता रहा हूं। ये देखो साइड में, मतलब अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, मतलब ऐसे, और ये है अयुग्मित, दोनों का मतलब समझ लो, ये है युग्मित, ये है युग्मित और ये है अयुग्मित, ठीक। अगर वो युग्मित हुए, अब यहां सम संख्या विषम संख्या की बात नहीं होगी, अगर वो युग्मित हुए, क्या हुए, युग्मित हुए, तो उन्हें बोलेंगे प्यारे बच्चों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अगर वो अयुग्मित हुए तो उन्हें बोलेंगे प्यारे बच्चों अनुचुंबकीय पदार्थ। समझ गए? युग्मित होंगे तो क्या बोलेंगे, प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित होंगे तो अनुचुंबकीय बोला जाएगा। तो वही बात उन्होंने लिखी। अब हम किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके चेक करेंगे कि भैया युग्मित है कि अयुग्मित है। डी ब्लॉक बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भर के चेक करेंगे। अगली बात कहते हैं, कुछ परमाणु अथवा आयन एवं उनके यौगिक लौह चुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार दिखाते हैं। जैसे Fe हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, मैग्नीज हो गया, Fe3O4 मतलब आयरन का ही एक ऑक्साइड है, एक यौगिक है। ये सारे के सारे कैसे दिखाते हैं? आप कहोगे ये सारे के सारे कैसे होते हैं? लौह चुंबकीय होते हैं। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालने वाला क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। फार्मूला याद होना चाहिए, √n n+2 क्या होता है? √n n+2 फार्मूला होता है। अब भैया n क्या है? n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कितनी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? मात्रक होता है बोर मैंगटॉन। किसका होता है भैया? इसका चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है बोर मैंगटॉन। क्या होता है? बोर मैंगटॉन होता है। याद रहोगे। और एक बात समझो, एकदम ट्रिक बताता हूं। पेपर में मान लो तुमने निकाला, देखा कि भैया उसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मैं समझा रहा हूं केवल, उसमें आपने देखा कि सर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। मान लो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? आपने कहा सर 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो सर इसका चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को बोलते हैं म्यू। सर इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे? तो प्यारे बच्चों इसका चुंबकीय आघूर्ण निकालोगे, म्यू बराबर होगा √2 प्लस का 2, ये तो होगा। n का मान तो 2 है, तुमने बोला √2 प्लस का 2, मतलब सर हो जाएगा 2 × 4। अब 4 का तो सर स्क्वायर रूट 2 होता है, तो 2√2 आएगा। अब √2 का मान रखेंगे 1.414, गुना करके निकालेंगे 2.828। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, तुम समझो सीधे क्या करना है। तुम सीधे समझो क्या करना है। अगर तुमको 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे तो 1 पॉइंट में आंसर लिख देना जो मन में आए। 2 इलेक्ट्रॉन दिखे तो 2 पॉइंट में आंसर लिख देना। 3 इलेक्ट्रॉन दिखे तो 3 पॉइंट में आंसर लिख देना। अगर मान लो कोई भी ना दिखे, सारे के सारे युग्मित हों, तो म्यू का मान 0 कर देना। मतलब सर सारे के सारे युग्मित होंगे तो म्यू का मान 0 कर देंगे। अगर हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखे तो हम 2 पॉइंट में उत्तर दे देंगे, 3 दिखे तो 3 पॉइंट में उत्तर दे देंगे, और 4 दिखे तो 4 पॉइंट में उत्तर देके काम खत्म कर देना। ठीक, जितने पॉइंट में तुमको नजर आए उतने पॉइंट में लिख देना। अगला क्वेश्चन, प्रचलित क्वेश्चन इस चैप्टर का 2 नंबर का, कहते हैं संक्रमण तत्व रंगीन आयन या यौगिक बनाते हैं, क्यों? कहते हैं संक्रमण तत्वों के आयन में रंगीन होने का एक विशिष्ट गुण होता है। कैसे रंगीन होते, बात समझना। जैसे हमें, जब हम अपनी आंखों से देखते हैं तो आंखों से क्या देखते हैं? प्रकाश की ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा देखते हैं, ऊर्जा। अब प्रकाश में भी हम केवल विबग्योर देख पाते हैं। विबग्योर मतलब 7 रंग, 7 रंग को मिलाकर जो भी रंग बीच बीच के रंग हैं, मतलब हम रंगों को ही देख सकते हैं, दृश्य प्रकाश को देख सकते हैं। बाकी प्रकाश का कोई भी गुण मुझे दिखाई तो देता नहीं, ना मुझे गामा दिखाई दे, ना मुझे एक्सरे दिखाई दे, और कोई तो दिखाई नहीं देते। बिल्कुल सही कहा आपने सब, तो केवल दिखते हैं कलर वाले। अब मतलब सर जितना आसपास मुझे दिख रहा है सारा का सारा कलर है। अब कलर है तो एनर्जी होगी, हर कलर की अपनी एक एनर्जी होगी, हर कलर की अपनी एक एनर्जी होगी। तो उन्होंने कहा
जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर में, ऊपर वाली कक्षा में, ज्यादा ऊर्जा तो ज्यादा वाली कक्षा में जाओगे, कम ऊर्जा होगी तो कम वाली कक्षा में आओगे, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह जिस ऊर्जा के रंग का अवशोषण करता है। मतलब हमने कहा ऊर्जा उसने ली, तो जो ऊर्जा ली उसकी वो किसी कलर की ऊर्जा होगी, किसी टाइप की ऊर्जा होगी। हमने कहा सारा का सारा सब एनर्जी है, आसपास सारा एनर्जी है। जो भी कलर तुम देखते हो हर कलर की अपनी एनर्जी है। सूर्य का प्रकाश अलग है, लाल है तो उसकी एनर्जी अलग है, पीला है उसकी एनर्जी अलग है, नीला है उसकी एनर्जी अलग है। दो टाइप की, जैसे नीली लाइट जल रही है, जैसे सीएफएल जल रहा है तो उसकी एनर्जी अलग है, बल्ब जल रहा है उसकी एनर्जी अलग है। तो मुझे तो कलर ही दिखता है ना, और कुछ तो दिखता नहीं। तो हर कलर की, मतलब कलर की एनर्जी, मतलब अब वो लोग कहेंगे सर जी जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं कलर, उसमें की एनर्जी है। अरे भैया हम देखने की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो चीज तुम लेते हो खाते भी तो सब एनर्जी है। जो खाते हो उसको कलर में देखते हो ना कि ये है ऐसा, इस कलर का है तो अच्छा है, खराब है तो मतलब कलर खराब है, ये खराब है टमाटर ये खराब है, तो कलर से ही तो पहचानते हो। कुछ चीजें कलर से ही तो पहचानी जाती हैं। तो हर चीज का अपना एक एनर्जी है। तो उन्होंने कहा जब कोई ऊर्जा लेता है तो जो ऊर्जा लेगा वो ऊर्जा जिस रंग की ऊर्जा के रेंज में आएगी, मतलब किसी रंग की ऊर्जा है, अगर उस रेंज की ऊर्जा उसने ली, अवशोषण करता है तो उसी के पूरक रंग का बन जाता है। इसी प्रकार किसी संक्रमण धातु के आयन में रंग का प्रदर्शन संक्रमण से होता है। ठीक, कैसे होता है जरा बात समझना। हमने कहा विबिग्योर होते हैं कलर। विबिग्योर में तुम इंडिगो छोड़ दो, VBGYOR, विबिग्योर। देखो सारे हो गए, देखो भाई सारे के सारे हो गए विबिग्योर, बहुत बढ़िया। अब सारे के सारों में देखो, जो रेड वाला है वो ग्रीन में जाएगा, जो ग्रीन वाला है वो रेड बनाएगा, रेड वाला ग्रीन में जाएगा, ग्रीन वाला, मतलब कोई भी आयन या परमाणु अगर रेड कलर की एनर्जी लेगा तो ग्रीन का हो जाएगा, ग्रीन कलर की एनर्जी लेगा तो रेड का हो जाएगा। अगर वो वायलेट का लेगा तो येलो हो जाएगा, येलो को लेगा तो वायलेट हो जाएगा। ठीक, अगर कोई ऑरेंज कलर की एनर्जी को लेता है तो ब्लू हो जाएगा, और ब्लू कलर की एनर्जी को लेता है तो ऑरेंज हो जाएगा। मतलब कोई आयन एनर्जी लिया, अगर उस एनर्जी की रेंज वायलेट कलर की है तो वो खुद कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, बाद में येलो हो जाएगा। जब वो ऑरेंज का लेगा तो ब्लू हो जाएगा, ब्लू का लेगा तो ऑरेंज हो जाएगा। उसी का पूरक रंग बनाएगा, जैसा है उसी का जस्ट पूरक रंग कौन सा है। हमने कहा रेड का पूरक रंग ग्रीन होगा, रेड कलर की एनर्जी अवशोषित करेगा तो ग्रीन हो जाएगा, और ग्रीन कलर की एनर्जी अवशोषित करेगा तो रेड हो जाएगा। रेड की लेगा तो रेड नहीं होगा। ये बात यहां कॉमन फैक्टर है, वो बात आपको याद रखनी है। ठीक, अगली बात है प्यारे बच्चों उत्प्रेरकी गुण की। उत्प्रेरक का गुण होता है, कहते हैं संक्रमण तत्वों में डी उपकोष रिक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, रिक्त होता है। एवं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं इसी वजह से, बिल्कुल सही, जिससे किसी अभिकारक से मिलकर मध्यवर्ती संक्रियत संकुल बना लेते हैं। क्योंकि डी कोष खाली है, तो जब किसी अभिकारक से जुड़ते हैं तो जो बीच में खाली पड़ा है ना डी ब्लॉक, उसी में उसको भर लेते हैं, उसी में थोड़े टाइम के लिए उसको वहीं रख लेते हैं ताकि मध्यवर्ती यौगिक बन जाए, बीच का एक यौगिक बन जाए। एवं अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद, जैसे अभिक्रिया पूरी होती है, उत्पाद के रूप में ज्यों का त्यों प्राप्त हो जाते, मतलब खुद जैसे अभिक्रिया पूर्ण हुई अपना फिर साइड हो जाएंगे और अभिकारक अपना उत्पाद बना लेगा। मतलब पहले अभिकारक से जुड़े, एक मध्यवर्ती बनाया, अपने जो डी ब्लॉक उनका खाली पड़ा था उसी में उसको बैठा लिया, और जैसे अभिक्रिया पूर्ण होने आई, जैसे उत्पाद बनने चला तो खुद साइड में हो गए, बाकी उत्पाद बना दिया। जैसे थे वैसे के वैसे हैं। तो वैसे ही उत्प्रेरक का गुण ये दिखाते हैं। पूरा का पूरा आंसर आपको ज्यों का त्यों लिखना है, ऐसे का वैसे का वैसा। इसलिए मैंने थ्योरी में एकदम बढ़िया लिखा है, एकदम बेहतरीन तरीके से, कुछ भी नहीं लिख दिया, एकदम तथ्यों के साथ लिखा है, ऐसे ही आपको लिखना है। कहते हैं जैसे फेंटॉन अभिकर्मक, ऑब्जेक्टिव बहुत पूछा जाता है। फेंटॉन अभिकर्मक का सूत्र होता है
FeSO4 प्लस का H2O2 कहते हैं फेंटॉन अभिकर्मक FeSO4 प्लस का H2O2 की उपस्थिति में प्राथमिक एल्कोहल जो होता है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखो ये एल्डिहाइड है, ऑक्सीकरण कराएंगे तो सॉरी जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में चला जाएगा और H2O क्या कर देगा, बाहर कर देगा। ठीक, अगली बात है जैसे हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में Fe उत्प्रेरक एवं MO मॉलिब्डेनम वर्धक का प्रयोग किया जाता है। ये सारी की सारी आप बात पढ़ चुके हो। जैसे N2 प्लस का 3H2 जब होता है क्या बनता है सर, बनता है 2NH3। तो यहां उत्प्रेरक के रूप में प्यारे बच्चों लिया जाता है Fe और वर्धक के रूप में लिया जाता है MO। ठीक, MO क्या है, वर्धक है, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं प्रश्न रसायन वाले चैप्टर में। अगली बात है संकुल यौगिकों का बनना, यही अगला चैप्टर ही है। अगला चैप्टर यही आने वाला है, संकुल यौगिक, जिसे कहा जाता है उपसाह संयोजन यौगिक। ठीक, तो संकुल यौगिक भी बनाते हैं डी ब्लॉक के तत्व। तो कहते हैं डी ब्लॉक के बहुत अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं, मतलब डी ब्लॉक के तत्व, यहां तत्व ऐड कर लो, डी ब्लॉक के तत्व बहुत अधिक संख्या में संकुल यौगिक बनाते हैं जिन्हें उपसाह संयोजक यौगिक भी कहते हैं। यही रीजन लिख दिया। अब कारण क्या है समझो, इनका आकार छोटा है और आवेश उच्च है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, तो तुम पेपर में लिख के आओगे क्योंकि इनका आकार छोटा होता है एवं इन पर आवेश उच्च होता है, डी उपकोष रिक्त भी होता है और विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं, जिस कारण से ये संकुल यौगिक बना लेते हैं। जैसे CO3+ ने क्या किया, अमोनिया से जुड़कर CONH3 का होल 6 3+ बनाया, इसे हम कहते हैं संकुल आयन। क्योंकि 3+ लगा इसलिए आयन बोलेंगे, यौगिक नहीं बोलेंगे। अगली बात आओ, अंतराकाशी यौगिक का बनना। अंतराकाशी का मतलब होता है संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल में उनके परमाणु, वे धातु हैं तो धातु कैसे होंगे, धात्विक क्रिस्टल कैसे होते हैं, क्रिस्टली या क्रिस्टली, तो आप बोलोगे क्रिस्टली होते हैं। क्रिस्टली होते हैं तो उनकी निश्चित व्यवस्था होगी। तो उन्होंने कहा संक्रमण तत्वों के क्रिस्टल में उनके परमाणु निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं, जिस कारण उनके बीच खाली स्थान छूट जाता है। पढ़ के आए हैं, देखो खाली स्थान कहीं कहीं छूट जाता है, जिसे अंतराकाशी स्थान कहते हैं। ये देखो जो खाली स्थान छूटा था, इसी खाली स्थान में कोई आके बीच में बैठ गया, नया परमाणु आके बैठ गया। तो उन्होंने कहा कुछ आधातु जैसे हटाओ, आधे हटाओ, कुछ आधातु अंतराकाशी, अच्छा ये हटा दो, ये पूरा हटा ही दो, रुको, ये हटा दो, एक हिंदी मिस्टेक है। कुछ आधातु जैसे हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन एवं नाइट्रोजन आदि अंतराकाशी स्थान ग्रहण करके अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। जैसे FeS2 हो गया, COH2 हो गया, NeH2 हो गया, ठीक, Fe0.94 हो गया, Fe0.4O हो गया, यहां O है, ठीक, इस प्रकार के भी यौगिक बनाते हैं। मिश्र धातु बनना, अब भैया संक्रमण तत्व जो होते हैं वो भारी संख्या में मिश्र धातु भी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, कहते हैं संक्रमण तत्वों के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं। अभी तो पढ़ के आए हो कि बाएं से दाएं जाने पर आकार घटा फिर हल्का बढ़ने लगा, तो लगभग सभी का आकार लगभग समान होता है, जिस कारण कुछ संक्रमण तत्वों में तत्व आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं, मतलब संक्रमण तत्व दूसरे संक्रमण तत्व से आपस में प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसे पीतल हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गई, कांसा हो गया, मुद्रा धातु हो गई, इन सभी में आपस में प्रतिस्थापित होकर ही बनाए जाते हैं। जैसे हमने कहा ये जो आपको चित्र नजर आ रहा है, इसमें जो एकदम खाली खाली गोले पड़े हैं ना, ये वाले, ये है प्रथम धातु। कोई प्रथम धातु थी, उसमें से एक धातु के दूसरे द्वितीय धातु के कण आए, उसने हटा दिया, अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अंतराकाशी में भी आ सकते हैं उन्हें हम, मगर मिश्र धातु जो बनती है वो अंतराकाशी से नहीं बनती। अंतराकाशी यौगिक अलग है, मिश्र धातु अलग है। मिश्र धातु में कोई दूसरा धातु का आएगा और पहले वाले धातु के परमाणु को हटाएगा, उसका स्थान ग्रहण कर लेगा, यह है मिश्र धातु।
अगर कोई दूसरे धातु का आया परमाणु और बीच में कहीं बैठ गया मगर संक्रमण तत्व ना हो, फिर अधातु हो, तो उसे कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक और मिश्र धातु में काफी जमीन आसमान का अंतर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में इसमें दो प्रकार के यौगिक हैं, दोनों प्रकार से क्वेश्चन भर भर के पूछता है। पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पहली बात तो इसका फार्मूला पता होना चाहिए, K2Cr2O7। बनाने की विधि कहते हैं सर्वप्रथम सोडियम डाइक्रोमेट, ये रहा Na2CrO4, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट नहीं, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। क्या बनता है? सोडियम डाइक्रोमेट। एक बात समझ लो जरा, यही पहली बात, जो क्रोमेट लिखा है ना, क्रोमेट, ये जो क्रोमेट लिखा है समझ लो पहले, ये जो क्रोमेट लिखा है इसका होता है CrO4 2-, ये है क्रोमेट। और डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट का होता है Cr2O7 2-, ये बात पहले समझ लो। क्रोमेट है CrO4 2-, डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-। कहते हैं सांद्र H2SO4 से कराने पर सोडियम डाइक्रोमेट बनता है। बहुत आसान है, देखो भैया Na2CrO4 से कराएंगे H2SO4 की तो बनेगा Na2Cr2O7। बैलेंस के लिए देखो, सोडियम का है तो सल्फेट के साथ जाएगा, सोडियम सल्फेट भी बनाएगा, साथ में जल बाहर कर देगा। दूसरी प्रक्रिया में, दूसरे पॉइंट में प्राप्त जो सोडियम डाइक्रोमेट बना, ये जो प्राप्त सोडियम डाइक्रोमेट बना, इसकी क्रिया हम KCl से कराने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है। कुछ करना नहीं है, Na हटा के K लगा दो, बात खत्म। Na हटा के K लगा दो, K2Cr2O7 बनता है, NaCl क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। और पेपर में आती है क्वेश्चन, 5 नंबर के सवाल आता है, 2 नंबर का भी आ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का समीकरण लिखिए या विधि लिखिए, ऐसे लिख के चले जाना, काम हो जाएगा, ज्यादा डीप मत जाना। ठीक, अगले में आओ। भौतिक गुण क्या है? कहते हैं यह एक नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसा होता है? नारंगी रंग का होता है, क्रिस्टल का ठोस पदार्थ है। यह जल में विलेय है। क्रोमेट आयन की संरचना चतुष्फलकीय होती है एवं डाइक्रोमेट की आयन की संरचना 2 चतुष्फलकी को आपस में मिलाकर बनती है। ये देखो सामने संरचनाएं आपके नीचे बनी हुई हैं। चतुष्फलकी का मतलब होता है नीचे 3 ट्रायंगल पे बने हैं, एक ऊपर ऑक्सीजन में हो गया। यहां भी देख लो। ठीक, बैलेंस के लिए तुम बैलेंस कर लो। ठीक, जहां जहां गलती है वहां वहां सही कर लो। क्रोमेट आयन में कितने होते हैं? 2 माइनस के, तो 1 माइनस यहां लगा लो, 1 माइनस यहां लगा लो, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। ठीक, वैसे यहां पर 2 माइनस है सर, 1 माइनस यहां लगा लो, 1 माइनस यहां लगा लो, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां, डबल बॉन्ड यहां। ठीक, एंगल देख लो, यहां होता है, यहां है एंगल, यहां एंगल जो है वो है लगभग 109 डिग्री, 9 डिग्री 28, लगभग है 109 डिग्री 28 मिनट का, जबकि यहां है 126 डिग्री का। बहुत ज्यादा है वहां, यहां बहुत कम है। ठीक, अगली बात देखो, रासायनिक गुण की बात आओ, बहुत ध्यान समझना। कह रहे हैं क्रोमेट तथा डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में अंतर रूपांतरण हो जाते हैं। मतलब क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन एक दूसरे में ही बदल जाते हैं, अदल बदल जाते हैं। जैसे देखो, क्रोमेट आयन जैसे ही वो H, क्या हो गया? अच्छा रुक जाओ जरा, भारी भारी मिस्टेक्स हैं, पहले सही कर ली जाए फिर किया जाए। ठीक, अब देखो। ठीक, तो क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में जा सकता है और डाइक्रोमेट आयन क्रोमेट आयन में जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगली बात देखो, कहते हैं क्रोमेट आयन एवं डाइक्रोमेट आयन ऑक्सीकरण अवस्था +6 होती है। चाहे क्रोमेट आयन की बात करो चाहे डाइक्रोमेट आयन की बात करो, दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है? +6 होती है। +6 किसकी होती है? तो आप बोलोगे Fe की, सॉरी K2Cr2O7 ना, Cr की होती है। Cr की कितनी होती है? +6, दोनों में ही +6 होती है। अब बात समझो, अपचायक कोई है, अगर चार्ज बढ़ा तो ऑक्सीकरण करेगा, ऑक्सीकारक जो होते हैं वो चार्ज कम करके अपचयन करते हैं। मतलब अपचायक हमेशा ऑक्सीकरण करेंगे और अपचायक हमेशा ऑक्सीकरण करेंगे,
और ऑक्सीकारक हमेशा अपचयन करेंगे। हम लोग पीछे पढ़ के आए ये बात, पीछे पढ़ के आए हैं कि जो अपचायक होते हैं वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया देते हैं, जो ऑक्सीकारक होते हैं वो अपचायक की तरह व्यवहार दिखाते हैं। मतलब क्या है सर, एक बात समझो कि अगर किसी रिएक्शन में चार्ज बढ़ा, किसी रिएक्शन में चार्ज बढ़ रहा है, बाएं से दाएं जाओ, इधर चार्ज कम है इधर चार्ज ज्यादा, तो पहली बात है कि वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और जो भी वहां अभिकारक या आयन लिया गया है वो असल में अपचायक है। अगर किसी रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज कम हो रहा है, मतलब हम कहेंगे कि वो अभिक्रिया अपचयन है, और जो भी अभिकारक या आयन है जिसका भी अपचयन हो रहा है, जिसका भी चार्ज कम हुआ, लेफ्ट में जिसका चार्ज ज्यादा है, राइट में जाके जिसका चार्ज कम हो गया, असल में वो क्या है, एक प्रकार का अच्छा ऑक्सीकारक माना जाता है। थोड़ी उल्टा सीधा एक समान वाली बात है। अगली बात है, कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक है। किसी दूसरे आयन या परमाणु अणु का ऑक्सीकरण करता है। क्या करता है? ऑक्सीकरण करता है। एक सेकंड रुको जरा, हम निकाल लें एक बार अपने हिसाब से, ठीक, गलती ना होने पाए। CrO4 2- है, यहाँ x मानेंगे 4 दूनी 8, 8 में 2 गए 6, ठीक, यहाँ निकाल लेते हैं 2x 7 दूनी 14, 14 में 2 गए 12, 6, सही, बहुत बढ़िया, +6, ठीक। अब क्रोमियम की हाईएस्ट +6 होती है, बात समझना। अब वो +6 है तो +7 तो नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? देखो, ये देखो भैया, टोटल इसके बाहर वाली कक्षा में 1 है, अंदर वाली कक्षा का भी मिला दो 5 और 6, ज्यादा भैया है तो 6 ही ना, तो मैक्सिमम तो +6 ही दिखा सकता है। अब +6 से ज्यादा तो नहीं दिखा सकता। मतलब सर +6 से तो चार्ज बढ़ा सकता नहीं, मतलब ये चार्ज नहीं बढ़ा सकता। अब +6 से +7 नहीं जा सकता, तो अपना चार्ज घटाएगा ही। तो मैंने कहा जो चार्ज घटाते हैं, ऑक्सीकारक चार्ज घटाते हैं, तो ये प्रबल ऑक्सीकारक होगा। तो जिसकी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी वो ऑक्सीकारक होगा, और मिनिमम में होगा तो अपचायक होगा। क्योंकि मिनिमम का मतलब कम से कम होगा तो चार्ज बढ़ाएगा, और चार्ज बढ़ाएगा तो खुद क्या कहलाएगा? आप कहोगे खुद अपचायक कहलाएगा। अगर मैक्सिमम में है तो ज्यादा से ज्यादा है, और ज्यादा से ज्यादा है तो चार्ज कम करेगा, और चार्ज कम करेगा तो ऑक्सीकारक कहलाएगा। तो वही उन्होंने कहा कि भैया ये जो भी पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, ये एक प्रकार का प्रबल ऑक्सीकारक है जो किसी दूसरे आयन या परमाणु का ऑक्सीकरण कराता है। जैसे देखो कई सारे एग्जांपल भले पड़े हैं, जैसे ये क्या करता है, आयोडाइड का आयोडीन में, आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण कर देता है, I-I2 में चली जाती है। अब भैया ऑक्सीकरण क्यों है? क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जुड़े हैं? राइट में जुड़े हैं। उन्होंने कहा यह सल्फाइड आयन का सल्फर में ऑक्सीकरण कर देता है। देखो H2S था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, और H2S किस में चला गया? सल्फर में चला गया, ठीक। ऐसे कई सारे भरे पड़े, जैसे ये स्टेनस आयन का स्टेनिक आयन में ऑक्सीकरण कर देता है, जैसे ये फेरस आयन का फेरिक आयन में ऑक्सीकरण कर देता है। उपयोग में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में और अभिकारमक के रूप में, 2 चीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगली बात है पोटेशियम परमैंगनेट। हमारा अगला कंपाउंड है वो है प्यारे बच्चों पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। यहां है मिस्टेक, वो मिस्टेक केवल सही कर लो, ठीक। किसके नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। कभी पेपर में आ जाता है, लाल दवा का सूत्र है KMnO4। कहते हैं MnO2 की क्रिया क्षारीय KOH या KNO3+O2 से कराने पर पोटेशियम मैग्नेट बनता है। पोटेशियम परमैंगनेट नहीं, पोटेशियम मैग्नेट बनता है। अब भैया मैग्नेट समझ लो, जो पोटेशियम मैग्नेट होता है प्यारे बच्चों, वो असल में क्या होता है? वो होता है MnO4 2-। यह है पोटेशियम मैग्नेट। और परमैंगनेट क्या होता है? MnO4-। मैग्नेट में MnO4 2- और परमैंगनेट में MnO4- होता है। तो हमने कहा मैग्नीज मतलब MnO2 की क्रिया जब हम KOH से कराते हैं, साथ में ऑक्सीजन थोड़ी डालते हैं, तो K2MnO4 बनता है, पोटेशियम मैग्नेट बनता है।
पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया जल व CO2 के साथ कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट बनता है। मतलब पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया हम जल के साथ करा दे, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दे तो KMnO4 बन जाएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट बन जाएगा, K2CO3 बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, MnO2 बाहर चली जाएगी, H2O पुनः बाहर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बनाने की विधि याद रखना। कहते हैं पोटेशियम मैग्नेट का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर भी पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। कहते हैं जो पोटेशियम मैग्नेट है, मतलब सर K2MnO4, अगर इसका हम क्लोरीन द्वारा भी ऑक्सीकरण करवाएं, क्लोरीन द्वारा क्या कराएं, ऑक्सीकरण करवाएं, तब भी हम पोटेशियम परमैंगनेट बना सकते हैं। देखो भैया जरा कैसे, यहां बनेगा KMnO4 और Cl2 चली जाएगी KCl में। Cl2 कहां चली जाएगी, KCl में। बैलेंस के लिए 2 क्लोरीन के यहां है, तो पोटेशियम के भी तो 2 ही हैं, तो एक काम किया जाए, 2 पहले यहां लगाया जाए, 2 यहां लगाया जाए। ठीक, अब पोटेशियम के हो गए 4, तो 2 यहां लगाया जाए। देखो बैलेंस हो गई ना। अब देखो कैसे ऑक्सीकरण, इसने कैसे ऑक्सीकरण करवाया। यहां Cl2 की कितनी है, आप कहोगे 0, कोई ऑक्सीकरण अवस्था नहीं, पर यहां Cl की निकालोगे तो -1 है। अब बताओ पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या किया, ये पोटेशियम मैग्नेट ने क्या किया, चार्ज कम किया ना। देखो ना, पोटेशियम मैग्नेट ने क्या किया, क्लोरीन का चार्ज कम किया ना। क्लोरीन का अगर चार्ज कम किया मतलब क्या है, खुद का चार्ज देख लो ना, इसने खुद के बारे में 4 दूनी 8, 8 में 2 गए 6, ये था प्लस का 6 और चला गया प्लस के 7 में, खुद का चार्ज बढ़ाया ना, खुद का चार्ज बढ़ाया। और जो चार्ज बढ़ाता है उसे अपचायक बोलते हैं, जो चार्ज बढ़ाता है उसे क्या क्या बोलते हैं, अपचायक। और अपचायक वाले में कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण होती है, समझे। जो ऑक्सीकारक होता है वो चार्ज घटाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है, अपचयन होती है। ठीक, अब देखो खुद 6 प्लस से 7 प्लस में जा रहा है, खुद ऑक्सीकरण कर रहा है, तो पड़ोसी वाले को क्या करवा रहा है, अपचयन करवा रहा है। तो यही लिखा कि पोटेशियम मैग्नेट का क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर, क्लोरीन क्या करती है, इसका ऑक्सीकरण करवाती है, +6 से +7 में भेजती है। चार्ज बढ़ाती है तो ऑक्सीकरण करवा रही है ना। अगली बात आ जाओ, और कम समझ में आए, कम समझ में आए तो तुम देखो +6 इधर है, +7 इधर है, इलेक्ट्रॉन किधर जोड़ोगे, लेफ्ट में कि राइट में। तो आप बोलोगे सर जिधर आवेश ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन उस ओर जोड़े जाते हैं। तुम ही देख लो, ये ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन। तो आपने बोला सर जी राइट में इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं, मतलब सर ऑक्सीकरण हो रहा है। तो क्लोरीन ने क्या किया, K2MnO4 का ऑक्सीकरण किसमें करवा दिया, KMnO4 में करवा दिया। वही तो मैं बात समझा रहा था उतनी देर से। भौतिक गुण देखो, यह गहरे बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय जल में ठोस पदार्थ है, मतलब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। जल हटाओ, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह जल में अल्पविलेय है और इसका जलीय विलयन बैंगनी रंग का होता है। सिंपल सी बात, बैंगनी रंग का है तो जलीय विलयन भी बैंगनी रंग का होगा। यह 513 केल्विन पर अपघटित हो जाता है, मतलब टूट जाता है। कहते हैं मैग्नेट आयन जो होता है MnO4 2- हरा रंग का होता है, जबकि पर मैग्नेट आयन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, और दोनों की संरचना चतुष्फलकी ही होती है। कैसी होती है, चतुष्फलकी ही होती है। कहते हैं मैग्नेट आयन अनुचुंबकीय होता है, जबकि पर मैग्नेट आयन प्रतिचुंबकीय होता है। क्या होता है, प्रतिचुंबकीय होता है। क्यों, वो वाली बात जब आप उसकी संरचना बनाओगे तब आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये संरचना जरा बता देता हूं। MnO4, तो ये रहा MnO4 2-, ठीक, MnO4 2-, और ये रहा MnO4-, ये रहा MnO4 2-, और ये रहा MnO4-। तुम देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 10 है। अब 10 के साथ क्या है भैया, 2 माइनस और आ गए, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन लिया है ना। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक ही आया 8। अब इसमें क्या है कि Mn की कितनी है, देखो जरा, यहां Mn की है 2 2 4 1 5 1 6, ठीक। यहां Mn की +6 और यहां Mn की है +7। समझ गए। अब सोचो Mn का कितना होता है, आप कहोगे सर जी Mn का होता है आर्गन 3d5 4s2, यही तो होता है। अब तुम कहो +6 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 6 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब सर इसका कितना होगा, Mn 6+ का, देखो यहां मैं नीचे लिख देता हूं, Mn 6+ का कितना होगा। तो आप बोलोगे सर जी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 6 दे दो, तो बाहर से 2 दे दो और अंदर से 4, तो बचेगा ना 3d14s0। तो एक इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय होगा। और यहां देखो, यहां जो Mn है वो असल में 7+ का है, 7+ का, तो आप बोलोगे सर जी आर्गन 7 दे दो, मतलब 2 बाहर से और 5 अंदर से, मतलब ये हो गया सर 3d0 और 4s0। तो काम ही खत्म हो गया ना इसमें। और आर्गन क्या है, अक्रिय गैस, उसमें सारे युग्मित होंगे, इसलिए ये अनुचुंबकीय और वो क्या है, प्रतिचुंबकीय है। कहते हैं अगला पॉइंट कि पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय माध्यम में, अति क्षारीय माध्यम में एवं उदासीन माध्यम में या अल्प क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह चित्र बना है, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए कोड देखो दिया है साइड में, बैन। बैन का मतलब 1 5 3, ठीक। अब बी का मतलब क्या है, देखो जरा, बी का मतलब है बेसिक, ए का मतलब है एसिड और एन का मतलब है न्यूट्रल। चेंज देखो कितने का है, MnO4 है, जब एसिड माध्यम में होगा तो 7 से कहां जाएगा, 2 में। कितने का चेंज है, तो आप बोलोगे सर जी 7 से 2 में जाएगा, 5 का चेंज है। अब देखो ना एसिड में कितने का चेंज है, 5 का। हमने कहा अगर ये स्ट्रॉन्ग बेसिक माध्यम में होगा तो 7 से कहां जाएगा, 6 में। अब देखो ना बेस में होगा तो कितने का चेंज होगा, 1 का। जब ये न्यूट्रल में होगा या माइल्ड बेसिक मतलब तनु क्षारीय, अल्प क्षारीय माध्यम में होगा तो 7 से जाएगा 4 में। कितने का चेंज, 3 का। देखो न्यूट्रल में कितने का चेंज है, 3 का चेंज है। तो 3 के चेंज के हिसाब से भी इनका आप बनाओगे, किसका बनाओगे, इन्हीं का। ओके, क्लियर है बात। चलो अगले में आ जाओ। अगला है KMnO4 जो है एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो अन्य आयन या अणु का ऑक्सीकरण करता है। जैसे ऑक्सीलेट आयन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण करेगा। देखो जरा, ऑक्सीलेट आयन होता है C2O4 ठीक। क्या करता है ये, CO2 बदल देता है। क्या बदल देता है, CO2 बदल देता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निकाल देता है। बैलेंस के लिए सर 2 यहां लगा लो, काम हो जाएगा। कहते हैं ये फेरस आयन का फेरिक आयन में, मतलब सर ये Fe2+ का Fe2+ में ऑक्सीकरण करवा देगा, Fe3+ में ऑक्सीकरण करवा देगा। ये नाइट्राइट आयन का नाइट्रेट आयन में, मतलब सर ये NO2- का NO3- में क्या करा देगा, ऑक्सीकरण करा देगा। क्या करा देगा, ऑक्सीकरण करा देगा। ठीक, बैलेंस के लिए 2 यहां लगा लो, ऐसा कर लो। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बाहर कर दो। बात समझ में आ गए। तो ये ऑक्सीकरण करवाता है जैसे सारे के सारे पीछे वाले कराते हैं। अगले पॉइंट में आ जाओ जरा, उपयोग जान लो। यह आयोडाइड आयन का आयोडीन में पढ़ चुके हो, मैं बता देता हूं उसके नीचे जस्ट। आयोडाइड का मतलब I- को ये I2 में भेज देगा। बैलेंस के लिए 2 यहां लगा लो, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, बाहर कर दो। तो भैया जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट होता है। उपयोग में प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में और विरंजी कारक के रूप में, मतलब इसके अंदर विरंजक गुण होता है। ये कलर वाले कपड़ों से कलर उड़ा देता है क्योंकि ऑक्सीकरण करवाता है ना। ऑक्सीजन क्या होती है, बहुत अच्छी क्या होती है, विरंजी कारक होती है, विरंजक गुण दर्शाती है इस कारण से। ठीक, तो भैया यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत तो है नहीं, यहां तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं और अगला टॉपिक है हमारा एफ ब्लॉक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगली बात करते हैं, वो है एफ ब्लॉक के तत्व। चलिए, एफ ब्लॉक के तत्व आखिर क्या है,
कैसे पढ़ने वाले हैं इनको जरा ये देखते हैं। भैया एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं कि वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक में भरता है उन्हें एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ये पहली बात तो जैसे डी ब्लॉक में थी वैसे एफ ब्लॉक में है। अगली बात कहते हैं इनका स्थान आवर्त सारणी के नीचे दिया गया है, सबसे नीचे वाला स्थान है। एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, पेपर में ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि आंतरिक संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, तो आपको याद रखना है एफ ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी दो श्रेणी है प्यारे बच्चों? पहली है 4F श्रेणी और दूसरी है 5F श्रेणी। कहते हैं परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से 71, परमाणु क्रमांक सही कर लेते हैं, परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर के ठीक परमाणु क्रमांक 71 लुटेशियम तक, Lu मतलब लुटेशियम, लुटेशियम तक के 14 तत्वों को रखा गया है, जिन्हें हम इस श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी एवं इसके श्रेणी के तत्वों को श्रेणी के तत्वों को श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? लैंथेनाइट्स कहते हैं। मतलब इस श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी एवं इस श्रेणी के तत्वों को लैंथेनाइट्स कहते हैं। 5F श्रेणी क्या है प्यारे बच्चों? जो 5F श्रेणी है वो है प्यारे बच्चों असल में परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से 103 Lr ठीक लॉरेंसियम तक के 14 तत्वों को 5S श्रेणी में रखा गया है, जिन्हें एक्टिनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिन्हें हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जिन्हें हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिनाइट्स कहते हैं। एवं यह श्रेणी एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। एवं यह श्रेणी प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? एक्टिनाइड श्रेणी कहलाती है। तो याद रखना है पॉइंट छोटा सा कि 4F श्रेणी को लैंथेनाइट श्रेणी कहते हैं और 5F श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहते हैं। 4F श्रेणी 58 सीरियम से 71 लुटेशियम तक है, जबकि 5F श्रेणी 90 थोरियम से 103 लॉरेंसियम तक है। ठीक, अगली बात है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में देखते हैं, कहते हैं इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्यारे बच्चों N-2F1-14 N-1D021 NS2 होता है और अपवादों में हमेशा D1 भरता है। क्या भरता है? D1। अगर कोई अपवाद है तो उसमें क्या भरेगा? D1 भरेगा। लैंथेनाइट श्रेणी क्या है भैया? लैंथेनाइट श्रेणी का हो जाएगा भैया जेनान। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइट श्रेणी 58 से चालू होती है। 58 से पहले कोई अक्रिय गैस आती है? आप कहोगे हाँ 54 आती है। तो 54 आती है तो जेनान का 54 हो जाएगा, 4F14 5D021 6H2 हो जाएगा। ये पूरे सदस्य रहे 71 तक। ठीक है, अब इसका जरा कोड जान लो। इसका जरा प्यारे बच्चों कोड जान लो। इसका कोड है सीने पर नदियां प्रेम की समाई, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, नदियां प्रेम की समाई, फिर गदगद, फिर गदगद, फिर गदगद। ठीक है, प्रेम की समाई, फिर से नहीं यूं ही से आ जाओ, समाई यूं ही, गदगद, फिर दिल हो गया, फिर दिल हो गया, फिर दिल हो गया, यूं ही गदगद फिर दिल हुआ या हो गया। और तुम ये सब लुटाते हो, और तुम ये सब लुटाते हो, और तुम ये सब लुटाते हो। जरा इनके कोड से नाम जान लो। सीने पर, सी से है CE, ठीक, पर से है PR, नदिया से है ND, प्रेम से है PM, प्रेम से क्या है PM, समाई से है SM,
समाई से है SM, यूं ही से है EU, गदगद से है GD, फिर से है FR, फिर से क्या है प्यारे बच्चों, फिर से है FR, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब, फिर नहीं होगा यहां पर तब होगा, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, यूं ही गदगद तब दिल हुआ, तब से TB, दिल से DI, तब दिल हुआ, ठीक। DY, दिल से DY, हुआ से, हो गया से HO, ठीक, हो गया से, देखो हो गया से HO। कहते हैं और तुम, और तुम, और तुम, और तुम, ये सब, ये से Y, सब से B, ये सब लुटाते हो, ये सब लुटाते हो, ठीक। एक बार मैच कर लो, देखो सीने पर, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही, EU है यहां, EU, यूं ही गदगद तब दिल हो गया, और तुम, ये सब YB है, लुटाते हो LU है, LU, U स्मॉल है यहां पर, ठीक है। सही कर देता हूं यहां पर, ये भी सही कर देता हूं, ये सब, हट जाओ भैया तुम भी, और हट जाओ भैया तुम भी, ठीक है। तो भैया तुम, और तुम, ये सब लुटाते हो, ठीक। अब जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप देखोगे कि 57 भी शामिल किया गया है। अब 57 क्यों शामिल किया गया है, जरा इसकी बात समझना। 57 का नाम है प्यारे बच्चों लैंथेनम। क्या नाम है? लैंथेनम नाम है। और 57 जो तत्व है लैंथेनम, इसके गुण आगे के 14 तत्वों के गुणों से मैच करते हैं। मतलब कह सकते हो कि जो आगे के 14 तत्व हैं 58 से लेकर के 71 तक, इनके गुण लैंथेनम के गुण से मैच करते हैं। इसीलिए लैंथेनम मतलब 57 के आगे जो 14 तत्व रखे गए हैं उसे हम लैंथेनाइड्स कहते हैं, और इस श्रेणी को लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ऐसे कोई हवा तुक्केबाजी में नाम नहीं रख दिया गया भाई 58 से 71 तक वालों को लैंथेनाइड बोला जाएगा, नहीं, तुक्केबाजी में नहीं चला गया। बोला गया कि भैया जो आगे के 58 से 71 तक के तत्व हैं उनके जो गुण हैं, जो 14 के तत्व हैं उनके जो गुण हैं वो पीछे वाले 57 के तत्व से गुण से मैच करते हैं। 57 का नाम क्या है? लैंथेनम। तो बोला गया इन तत्वों को, जो आगे के 14 तत्व हैं, इन्हें बोला जाएगा लैंथेनाइड, और इस श्रेणी को बोला जाएगा लैंथेनाइड श्रेणी। जिसमें से अपवाद में कौन कौन है जरा देख लो भैया। 57 अपवाद में इसलिए है क्योंकि 57 से ही बना है। 57 तो डी ब्लॉक का है, ये तो अच्छे से जानते हो, इसलिए मैंने उसको बाहर ही कर दिया। 57 तो भैया डी ब्लॉक का है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही कर दिया, ठीक। 57 तो डी ब्लॉक का है, इसलिए मैंने इसको बाहर ही कर दिया। अगली बात है 58 से, तो 58 अपवाद है, 64 अपवाद है और 71 अपवाद है। तो हमने कहा जो अपवाद हैं उसमें डी में 1 भरेगा, जो अपवाद नहीं है उसमें डी में 0 भरेगा। सिंपल सी बात है। जो अपवाद हैं उनमें डी में क्या भरेगा? 1 भरेगा, और जो अपवाद नहीं है उसमें डी में 0 भरेगा। एस में 2 भरेगा, एस में 2 तो भरेगा ही। अब बहुत आसान है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। हमने कहा रैंडम 60 का करो, चलो हमने कहा जेनान लिख दीजिए, एकदम मिक्स कर दिया, बराबर लगा लेना, ठीक। हमने कहा मान लो रैंडम 60 का करना है, किसका करना है? रैंडम 60 का करना है। यहाँ एक्सी है, रैंडम किसका करना है? 60 का करना है। तुमने कहा 60 का क्या होगा? जेनान 4F। मान लो मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, चलो मैं इसको गैप ही कर देता हूँ। इसको गैप कर दिया मैंने, इसको गैप कर दिया मैंने, इसको गैप कर दिया मैंने, ठीक। रैंडम करके दिखा रहा हूँ मैं किसी का भी। हमने कहा रैंडम क्या होगा? 60। 60 से पहले कोई आखिरी गैस आती है, आपने कहा जेनान, तो जेनान 4F 5D 6S भर दिया। हमने कहा 6S में तो 2 भरेंगे ही भरेंगे, आपने कहा बिल्कुल सर भरेंगे। हमने कहा भैया 60 क्या है? अपवाद नहीं है, अपवाद नहीं है तो डी में कितना भरेगा? 0 भरेगा। जोड़ लो, 54 2 56, 56 में कितना जोड़े? 60 हो जाए, तो आपने कहा 56 और 4 कितना होता है? 60 हो जाता है। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रैंडम कर सकते हो। मान लो अपवाद करना है, देखो मान लो तुम्हें अपवाद का करना है, साफ कर दिया। मान लो किसी अपवाद का तुम्हें करना है,
ठीक, ये रहा अपवाद, इसका करना है। तो हमने कहा भैया ये अपवाद है, एस में तो 2 ही भरेगा, अपवाद है तो डी में कितना भरेगा, 1 भरेगा। तो हमने कहा सर 54 2 56 1 57, 57 में कितना जोड़ा जाए, 64 हो जाए। तो आपने कहा सर जी 7 जोड़ा जाए, लो हो गया। तो अपवाद का भी बहुत आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ कोई बात पूछी जा रही है, ठीक है। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके हैं भैया, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्टिनाइड श्रेणी के हैं। बस एक्टिनाइड श्रेणी जो होती है वो 90 से चालू होती है, पर 90 से पहले एक तत्व आता है जिसका नाम है एक्टिनियम। क्या नाम है भैया, एक्टिनियम नाम है। वो एफ ब्लॉक का नहीं है, वो डी ब्लॉक का है। पर कहते हैं एक्टिनियम जो 89 होता है, उसके आगे के जो 14 तत्व होते हैं, 90 थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम 103 तक जो 14 तत्व होते हैं, उनके गुण एक्टिनियम के गुण से मैच करते हैं। इसीलिए आगे के 14 तत्वों को एक्टिनाइड्स कहा जाता है और इस श्रेणी को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कोड है वहां 6D021 नहीं है, 6D022 है। यहां केवल एक ऐसा है जो डबल स्टार वाला है, वो है थोरियम। क्या है, थोरियम। ये भैया आपका डबल स्टार वाला है। क्या है, डबल स्टार वाला है, मतलब यहां डी में 2 भरेंगे, जो सिंगल स्टार वाले हैं वहां डी में 1 भरेगा। तो हमने कहा सर डबल स्टार वाला है तो डी में 2 भर दीजिए, 7s2 तो हो जाएगा सर जी 86 2 88 2 90, काम खत्म हो गया। सर 91 भी अपवाद है तो भैया 1 स्टार वाला है तो डी में 1 भरेगा, डी में 1 भर दिया, 86 2 88 1 89 2 91, आराम से भरते हुए चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो अपवाद नहीं है उसमें डी में 0 भरेगा, जो अपवाद है उसमें डी में कितना भरेगा, 1 भरेगा। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएंगे। अब जरा देख लो, कह रहे लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को LM से प्रदर्शित करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में केवल लैंथेनाइड श्रेणी के बारे में पढ़ना है। किससे प्रदर्शित करते हैं, LM से। ठीक, लैंथेनम, वैसे LM नहीं LN होना चाहिए, LM नहीं होना चाहिए, LN होना चाहिए। वैसे LM नहीं, लैंथेनम है ना, लैंथेनम, LN होना चाहिए यहां। ठीक, लैंथेनम है ना, चलो पूरा हिसाब कर देता हूं। किससे प्रदर्शित करते हैं, LN से प्रदर्शित करते हैं। LM बोल रहा हूं, वही मैं LN कभी गलत पढ़ के गलत ही याद हो जाता है ना। लैंथेनाइड श्रेणी के तत्वों को LN से डिनोट करते हैं, सारे के सारे तत्वों को LN बोलते हैं। कहीं LN लिखा हो तो समझ जाना LN का मतलब लैंथेनाइड तत्वों की बात की जा रही है। अब जरा ऑक्सीकरण अवस्था जान लो। ठीक, यहां से एक एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कहते हैं कि F ब्लॉक के तत्व अधिकतर +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, मतलब ज्यादातर उनकी +3 ही ऑक्सीकरण अवस्था होती है, पर कुछ तत्व +2 व +4 की भी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। मतलब पेपर में आ जाए कि लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, तो कितनी होती है प्यारे बच्चों, +3 होती है। कितनी होती है, +3। मगर कुछ तत्व ऐसे हैं जो +2 और +4 भी दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में EU जो है वो 2+ दिखाता है, सीरियम जो है वो 4+ दिखाता है, TB जो है वो 4+ दिखाता है, और YB जो है वो 2+ दिखाते हैं। तो कुछ तत्व 2+ और 4+ दोनों दर्शाते हैं। कहते हैं सीरियम 4+ और TB 4+ दोनों ही अच्छे ऑक्सीकारक हैं। ये बात हमको बताने की जरूरत नहीं है। हमने कहा था अगर मैक्सिमम है तो अच्छे ऑक्सीकारक होंगे, और अगर मिनिमम है तो दोनों ही अच्छे अपचायक है। मतलब मैक्सिमम होगा तो अच्छे ऑक्सीकारक होंगे, मिनिमम होगा तो अच्छे अपचायक होंगे। जैसे सीरियम 4+ जो है, पहले जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सीरियम 3+ में जाना चाहेगा, और जो EU, क्या ही बताएं हमारे टाइपिंग मास्टर जी को, जो EU है वो 2+ से इलेक्ट्रॉन त्याग करके EU 3+ में जाना चाहिए। मतलब सबको ही 3+ में जाना चाहेगा, क्योंकि 3+ क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो 4+ वाला भी 3+ में आना चाहेगा और 2+ वाला भी 3+ में जाना चाहेगा। तो कहते हैं जो सीरियम 4+ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कौन सी अभिक्रिया देता है, अपचयन अभिक्रिया, इसलिए इसे अच्छा ऑक्सीकारक मानते हैं। जो EU है 2+, वो इलेक्ट्रॉन त्याग करके EU 3+ में जाना चाहेगा, मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया दिखाएगा,
कौन दिखाएगा? Eu2+। इसीलिए कहते हैं जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया दर्शाते हैं उन्हें अच्छा अपचायक बोला जाता है। अब इतना ज़्यादा तुमको डीप में कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम है, मतलब अपने किसी भी परिवार का अगर वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो अच्छा ऑक्सीकारक बनाएगा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा तो वो अच्छा अपचायक माना जाएगा। ठीक, ये बेसिक सी बात थी। अगली बात है परमाणु त्रिज्या के बारे में। कहते हैं La से लेकर Lu तक, मतलब लैंथेनाइड से लैंथेनम से लेकर के बात कर रहे हैं, तक जाने में 4f में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी से परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है। 4f तो अंदर वाली कक्षा है। 4f जब अंदर वाली कक्षा है तो अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, बाहर तो फिक्स हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। देख लो, चाहे हम क्या झूठ बोल रहे हैं, देख लो, बाहर तो भैया 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, अंदर है 5f में बढ़ रहे हैं या 4f में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही बात ये कह रहे हैं कि 4f में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी से परमाणु त्रिज्या बढ़ जानी चाहिए थी, परंतु f जो है वो दुर्बल परीक्षण प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है। उल्टा प्रतिकर्षण की जगह आकर्षण बढ़ जाता है और लैंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी आ जाती है। मतलब बढ़ने की जगह और कमी आ गई। इसी कमी को बोला जाता है प्यारे बच्चों लैंथेनाइड संकुचन या लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है। पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग 2 नंबर की आती है, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। टोटल पूरा ऐसे ही आपको छाप के आना है। क्या लिखना है कि भैया लैंथेनम से लेकर के, मतलब La से लेकर के Lu तक जाने में 4f में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी से परमाणु त्रिज्या बढ़ जानी चाहिए थी, परंतु 4f दुर्बल परीक्षण प्रभाव दर्शाता, मतलब f दुर्बल परीक्षण प्रभाव दर्शाता है, जिस कारण से प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है तो त्रिज्या में कमी आ जाती है। बढ़ोतरी जा क्या आ जाए? कमी। कमी का मतलब होता है कम होना, संकुचन होना। इसी कमी को लैंथेनाइड संकुचन या आकुंचन कहते हैं। लैंथेनाइड श्रेणी के लिए बात कर रहे हैं तो लैंथेनाइड संकुचन बोलेंगे, एक्टिनाइड श्रेणी की बात करेंगे तो एक्टिनाइड संकुचन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगली बात आ जाओ। कहते हैं सभी लैंथेनाइड जो तत्व होते हैं वो चांदी की तरह क्या होते हैं? चमकदार एवं नर्म धातुएं हैं। वायु में ये बदरंग हो जाती है, मतलब जैसे इनको हवा के संपर्क में छोड़ा जाता है ये बदरंग, मतलब इनका कलर चेंज हो जाता है, रंगहीन हो जाती है, इनका कलर उड़ जाता है। परमाणु क्रमांक में इसके घनत्व में वृद्धि के साथ साथ बढ़ोतरी होती है। मतलब परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ेगा घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। कहते हैं EU, YB तथा SM, TM घनत्व में कमी दर्शाते हैं। मतलब जो 2+ या 4+ दर्शाते हैं ना, और सबको छोड़ दिया जाए, जो 2+ या 4+ दर्शाते हैं असल में उनके घनत्व में क्या आती है? कमी आती है। जो 2+ या 4+ दर्शाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था, असल में उनके घनत्व में कमी आती है, बाकी के घनत्व में क्या आती है? बढ़ोतरी आती है। कहते हैं रंगीन आयन या यौगिक, लैंथेनाइड तत्वों के त्रिसंयोजी आयन, मतलब जितने भी 3+ वाले हैं, ठोस कामा विलयन दोनों प्रावस्थाओं में रंगीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। मतलब जो 3+ आयन, 2+ और 4+ की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो 3+ आयन होते हैं, जितने भी त्रिसंयोजी वाले आयन हैं, वो सारे के सारे चाहे अपनी ठोस अवस्था में हो चाहे विलयन की अवस्था में हो, रंगीन होते हैं। जैसे La3+ व Lu3+ दोनों के आयन रंगीन नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये दोनों के दोनों पूरा का पूरा भरे हैं। ठीक, La3+ जो है उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है और Lu3+ जो है उसमें भी युग्मित इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। भैया 3+ वाले तो दिखाते हैं, पर La3+ और Lu3+ इसीलिए रंगीन नहीं है क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है। रीजन क्या है यहां? सर रीजन है युग्मित इलेक्ट्रॉन। इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये रंगीन नहीं है। हमने कई बार आपको बताया है कि भैया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो अनुचुंबकीय होगा और रंगीन भी होगा। अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो प्रतिचुंबकीय होगा और रंगहीन होगा।
चुंबकीय गुण कह रहे हैं La3+ व Lu3+ को छोड़कर सभी आयन अनुचुंबकीय होते हैं। वही तो जस्ट बात बताया, क्योंकि इनमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये दोनों आयन कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय। बाकी सारे के सारे कैसे होते हैं? अनुचुंबकीय होते हैं। क्रियाशीलता कहते हैं श्रेणी के आरंभ वाले तत्व रासायनिक व्यवहार में कैल्शियम की तरह अत्यधिक क्रियाशील व परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ एल्युमिनियम की तरह व्यवहार दिखाते हैं। मतलब शुरू के तत्व कैल्शियम की तरह और बाद के तत्व जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे वो एल्युमिनियम की तरह व्यवहार दिखाते हैं। याद रखना ये पॉइंट कि जो लैंथेनाइड श्रेणी के तत्व होते हैं उनके शुरू के तत्व कैसे होते हैं? कैल्शियम की तरह रिएक्शन देते हैं, जबकि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है तो अंत के तत्व कह सकते हो एल्युमिनियम की तरह व्यवहार दिखाते हैं। इस टेबल में अगर साफ साफ नजर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बना देता हूं। सब कुछ नजर आ रहा है? ठीक, बोलो भाई, सब कुछ नजर आ रहा है? अगर नजर नहीं आ रहा हो तो मैं फिर से बनाना चाहूंगा। ठीक, अगर सब कुछ नजर नहीं आ रहा है तो मैं फिर से बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? कभी कभी भाई मेरा माउस जवाब देने लगता है। देखा, कभी कभी माउस मेरा जवाब देने लगता है, कहता भैया हम तो ना चलेंगे अब। समझ रहे हो भाई? कहता है ये कि हम तो ना चलेंगे, जाए इसको चलवा लो। हम तो ना चलने वाले, जाए इसको चलवा लो। समझो, इस टेबल को मैं बना देता हूं। ठीक है, देखो, जैसे लैंथेनम कोई तत्व है, लैंथेनम जितने सारे लैंथेनाइड के तत्व हैं, जितने सारे लैंथेनाइड के तत्व हैं, जब ये अम्ल से क्रिया करते हैं, किससे क्रिया करते हैं प्यारे बच्चों? जब ये अम्ल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कैसी गैस मुक्त करते हैं भैया? हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। जब ये हैलोजन से क्रिया करते हैं, जब ये हैलोजन से क्रिया करते हैं, अलग अलग क्रिया मैं दिखा देता हूं। ठीक है, चलो, ठीक है, और एक और दिखा देता हूं सल्फर से। ठीक, एक और होगी तो मैं दिखा दूंगा, देखते हैं कौन सी है। भैया अम्ल से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगे। अगर ये हैलोजन से क्रिया करते हैं प्यारे बच्चों, किससे क्रिया करते हैं? हैलोजन से क्रिया करते हैं, तो ये LNX3 टाइप के यौगिक बनाते हैं, क्योंकि लैंथेनम कितना दिखाता है? +3 दिखाता है। जब ये प्यारे बच्चों जल से क्रिया करते हैं तो भैया धातुएं क्या करती हैं? जल से क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। तो भैया जल से क्रिया करके लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? लैंथेनम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब जब ये सल्फर से रिएक्ट करता है तो भैया ये बनाता है LN2S3, लैंथेनम सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है? लैंथेनम सल्फाइड बनाता है। जब इसकी क्रिया, अच्छा यहां पर ऐसे लिख देता हूं, जब ये नाइट्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो भैया ये बनाता है LNN, लैंथेनम नाइट्राइड बनाता है। क्योंकि लैंथेनम की भी 3+ होती है और नाइट्रोजन की 3- हो जाएगी तो LNN बनाएगा। अच्छा, सल्फर से रिएक्ट कर चुका है, कोई दिक्कत तो यहां पर है नहीं। अच्छा, जब कार्बन से क्रिया करता है, किससे क्रिया करता है भैया? कार्बन से क्रिया करता है तो प्यारे बच्चों ये लैंथेनम कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है? लैंथेनम कार्बाइड बनाता है। क्या बनाता है प्यारे बच्चों? लैंथेनम कार्बाइड बनाता है। ठीक, क्या बनाता है? लैंथेनम कार्बाइड बनाता है। यहां ये लैंथेनम कार्बाइड कुछ इस टाइप का भी बना सकता है। मतलब यहां है इसकी 4+, यहां है इसकी 2+। ओके, अच्छा, और क्या हो सकता है सर? जब ये ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, मतलब इसका जब दहन कराया जाता है, जब इसका दहन कराया जाता है प्यारे बच्चों तो ये बनाता है Ln2O3, लैंथेनम ऑक्साइड। मतलब जैसे धातुएं नहीं रिएक्शन करती, जैसे धातुएं नहीं रिएक्ट करती हाइड्रोजन जल के साथ, जैसे अम्ल के साथ क्रिया करेंगी तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेंगी, जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगी, सल्फर के साथ सल्फाइड बनाएंगी, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड बनाएंगी, कार्बन के साथ कार्बाइड बनाएंगी, ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाएंगी। वैसे ही लैंथेनम वाले तत्व क्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, सेम टू सेम। अब लास्ट हेडिंग है इसकी, इस चैप्टर की भी है, उपयोग क्या है? कहते हैं लैंथेनाइड तत्वों का उपयोग प्लेट व पाइप बनाने में किया जाता है, मतलब खासकर बहुलक बनाने में। मिश्र धातु इस्पात बनाने में किया जाता है। सुप्रसिद्ध मिश्र धातु
ठीक है, बनाने में किया जाता है। मिश्र धातु, मिश्र धातु, यहां पर है मिश्र धातु। ओह, ब्लैक लेना है। मिश्र धातु, ये सुप्रसिद्ध मिश्र धातु है। मिश्र धातु क्या है भैया? मिश्र धातु। मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट है कि मिश्र धातु का उपयोग कवच हो गया, बंदूक की गोली हो गई आदि बनाने में किया जाता है। कवच है ना, बुलेट प्रूफ कवच होते हैं ना, उनको बनाने में, जो जैकेट पहनते हैं ना बुलेट प्रूफ वाली, इनमें बनाया जाता है। इनमें लेयर में काम आता है। गोलियों के जो ऊपर वाले खोल होते हैं उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। लैंथेनाइड के मिश्रित ऑक्साइडों का उपयोग, जो लैंथेनाइड के ऑक्साइड बनते हैं, का उपयोग पेट्रोलियम रंजक में उत्प्रेरक के रूप में होता है। पेट्रोलियम रंजक मतलब पेट्रोल है कैसा कलर हो उसका रंजक करने में, उसका कलर उड़ाने में इसका काम किया जाता है। टेलीविजन के पर्दे बनाने में, टेलीविजन के जो पर्दे होते हैं, जो फिल्म होती है जिस पर आप पिक्चर देखते हो, प्रदीप्त सतहों में किया जाता है। जैसे क्यों टेलीविजन के पर्दे में किया जाता है? क्योंकि जब कोई भी चित्र चलता है तो चमकता है ना, वो सामने अगर मान लो आपके फोन में चित्र जो कोई चल रहा हो तो चमक रहा होगा ना, तो चमके कैसे, इसीलिए हम टेलीविजन के पर्दे में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों, डी और एफ ब्लॉक समाप्त होता है और यहीं से ये चैप्टर फिनिश होता है। हम लोगों ने टोटल कंप्लीट 8 चैप्टर कर लिए हैं और आप बताइए कि 8 चैप्टर आपको कैसे लगे। कमेंट बॉक्स में पास कर दीजिएगा कि भाई ये डी और एफ ब्लॉक का लेक्चर आपको कैसा लगा। ऐसे ही लेक्चर आपके आते रहेंगे। अगला चैप्टर आएगा, उसका नाम है उपसाह संयोजन यौगिक। हम लोगों ने टोटल 8 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। 9वां चैप्टर है, मतलब फर्स्ट बुक का 9वां चैप्टर है और ये इनऑर्गेनिक का आखिरी चैप्टर होगा। इसको समाप्त करके हम लोग सीधे ऑर्गेनिक में प्रवेश करेंगे। तो अगला चैप्टर आएगा, उसका नाम है उपसाह संयोजन यौगिक। तो प्यारे बच्चों, अब अगले चैप्टर में मुलाकात करेंगे। इस चैप्टर में यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। जहां जो पॉइंट्स हैं अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जहां से सब्जेक्टिव बनते हैं मैंने इसी क्लास में आपको मेंशन कर दिए हैं। तो चलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।